हेलो जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? क्या सुनाई दे रहा हूं? क्या स्क्रीन आपको विजिबल है? भाइयों बहनों, आंसर दीजिए। हेलो हेलो हेलो। बफरिंग बफरिंग बफरिंग। ठीक है ठीक है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। काली स्क्रीन। तो भाइयों बेटा, आप देख रहे हो कि आज लॉज ऑफ मोशन में आपको मैं आज टैंक कैसे चलाते हैं वो सिखाने वाला हूं। क्या आप तैयार हो इस कार्य के लिए? क्या आप इस कार्य के लिए तैयार हो? बताओ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में, आप इस टैंक को चलाने के लिए तैयार हो कि नहीं? हेलो जी, दिस इज रविंद्रा। स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ऑफर के इस प्लेटफॉर्म पे। प्रारंभ बैच क्लास 11th लॉज ऑफ मोशन, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस टैंक को कैसे चलाया जा सकता है। तो क्या आप इसके लिए तैयार हो? अगर हां, यदि हां, तो कमेंट सेक्शन में एक बार बताओ मुझे, हाउ द जोश टैंक चलाने के लिए आपके अंदर की शक्तियां उछल उछल के बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? बताओ बताओ दोस्त, बताओ। भैया जी क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो हेलो। ठीक है, गाना चलाओ। गाना रोज रोज थोड़ी होता है, चलाऊंगा ना। कभी कभी दिवाली अच्छी लगती है, रोज रोज आदत लग जाएगी फिर तुम्हें, रोज रोज खराब आदत लग जाएगी। अजी वाह, अजी वाह, वाह बेटा जी, वाह 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 वाह। थोड़ी चैट में देख लेता हूं। ये रही चैट, रही अपने सामने। हाय 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 हाय। इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट। ठीक है भैया जी, आज हम टैंक चलाना सीखेंगे। तो कल क्या सीखा था? कल क्या सीखा था? कल इस टैंक के द्वारा कितना फोर्स अप्लाई किया जाता है, और थोड़े से हमने न्यूटन के लॉज भी समझ लिए, क्योंकि हमें अगर युद्ध करने जाना है तो कुछ थियरीज तो पढ़नी होगी, कुछ लॉज तो हमें समझने होंगे। तो बेटा हमने उस लॉज के बारे में समझ लिया था, न्यूटन बाबा ने क्या लॉज कहे थे, और फोर्स के बारे में भी हमने समझा था। याद है क्या आपको? हमने सीखा था कि फोर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है और फोर्स एक्चुअल में करता क्या है। तो हमने सीखा था कि सर, दुनिया में जितने भी फोर्सेस है उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है: ग्रेविटेशनल फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स गैमा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच में लगता है, आप ये बोल सकते हो। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में। ग्रेविटेशनल, दो चार्ज, दो मास पार्टिकल है आपके पास, तो इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स लगता है जिसको हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड भी मैं बता सकता हूं आपको, अगर आप चाहते हो तो मैं लिख के बता देता हूं। यहां पर लिखा जाएगा दैट फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2, डिनोमिनेटर में दोनों के बीच का डिस्टेंस r का स्क्वायर। और अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर्स नहीं, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फोर्स की, अगर दो चार्ज पार्टिकल है q1 और q2, दोनों के बीच में डिस्टेंस कुछ है r, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स k q1 q2, डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में r का स्क्वायर। जबकि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है दोस्त? हमने बता दिया कल की कहानी, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स है। ओके सर। और ये जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है सर, हाँ सीधी सी बात, गैमा पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स इमिट के बाहर निकलेंगे वो, और न्यूक्लियस के बीच में लगने वाले फोर्सेस है। ये इसकी स्टोरी बताई जाएगी जब न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ेंगे तब, ठीक है? हाँ 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 ठीक है। अब देख, फोर्स का दूसरी तरीके से हमने क्लासिफिकेशन किया था। फोर्स को दो तरह से डिवाइड किया जाएगा, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसका बहुत अच्छा वाला आपने एग्जांपल दिया था, हाँ गुल्लू भैया के एग्जांपल से, आपके एग्जांपल से, ठीक है? उसकी बात नहीं करते ज्यादा, कल हमने पढ़ा था। और दूसरी हमने बैलेंस अनबैलेंस की बात की थी। बैलेंस्ड फोर्स मतलब कि नेट फोर्स जीरो हो रहा हो, नेट फोर्स जीरो हो रहा हो, उसको हमने बैलेंस फोर्स का नाम दिया था। अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड कैसे लिखा जाएगा दोस्त? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस के लिए हमने कि सर वहां पर नेट फोर्स, दोनों ओर से रस्सी खींची जा रही थी, लेकिन नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा। कल का सेशन अगर नहीं देखा है तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, तो एक बार कल का सेशन जिन्होंने नहीं देखा है वो पहले एक बार कवर करके आना, ठीक है? उसके बाद की कहानी हमने सीखा था भाई, न्यूटन
लॉज ऑफ मोशन में, कि पहला लॉ इनर्शिया के बारे में था कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। तो इनर्शिया ये कौन करवाता है आपसे? इनर्शिया करवाता है। तो इनर्शिया 3 टाइप की थी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। बहुत सारे एग्जांपल इसमें पढ़े हमने। एक मोमेंटम करके एक चीज पढ़ी थी, मोमेंटम P लिखी जाएगी, दैट मोमेंटम P इज इक्वल टू m इंटू v लिखा जा सकता है जी। बहुत बढ़िया। फिर चेंज इन मोमेंटम में बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हमने न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में चर्चा की। न्यूटन के सेकंड लॉ के बारे में चर्चा की। न्यूटन का पहला लॉ मैंने बता दिया कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहना चाहता हूं। अगर कोई भी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है तो अगर यदि तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, यदि वो रेस्ट पे है, ठीक है। और न्यूटन बाबा का दूसरा लॉ हमें बता रहा था सर कि जो भी फोर्स किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला जो फोर्स है, दैट फोर्स F, न्यूटन बाबा ने जो दूसरा लॉ बताया, उन्होंने ये बताया कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स है, दैट इज dp/dt, चेंज इन मोमेंटम पर टाइम होता है सर। और हमें यह पता है कि चेंज इन मोमेंटम को m इंटू वी, मोमेंटम को m इंटू वी के टर्म्स में लिखा जा सकता है। तो यहां से हमारे पास 2 पार्ट्स बन रहे थे। एक पहला पार्ट कि जहां पर मास कांस्टेंट हो, एक पहला पार्ट कि जहां पर मास कांस्टेंट हो, और दूसरा पार्ट जहां की वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अगर मास कांस्टेंट है दोस्त तो देखना, हाँ, मास को बाहर निकाल लो, ये लिख लो dv/dt, और हमें पता है कि dv/dt यानी कि एक्सेलरेशन होता है। सो इन शॉर्ट हमें एक इक्वेशन मिल गई कि फोर्स इज इक्वल टू ma, ये एक इक्वेशन मिल रही थी। और दूसरी, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो वेलोसिटी को बाहर निकाल लो, बाकी हो जाएगा dm/dt। तो एक और फॉर्मूला हमारे पास मिल रहा था कि दैट फोर्स F इज इक्वल टू v dm/dt। यहां पर मास वेरिएबल है, तो ये कब लिया जाएगा? जब मास वेरिएबल हो। तो वेरिएबल मास टाइप के क्वेश्चन में इसका यूज किया जाएगा, रॉकेट प्रोपल्शन टाइप के केसेस में इसका यूज किया जाएगा। हम मोस्टली किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? हम मोस्टली इसी फॉर्मूले से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारे काम का ये ज्यादा है। लेकिन आपको समझ में है कि ये भी एक कंडीशंस के साथ आता है। जो कंडीशन क्या है? ये कंडीशन है m इज इक्वल टू कांस्टेंट वाली, कि जहां पर मास कांस्टेंट रहना चाहिए तभी ये कंडीशन एप्लीकेबल है। तो हमने सीखा सर कि दैट फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू a, एक कंडीशन के साथ आता है। इसका यूनिट हमने लिखा था, तो मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको ही न्यूटन कहा जाता है। और न्यूटन का डायमेंशनल फॉर्मूला आपने याद रखा ही होगा, नहीं रखा हो तो अब रख लेना, m1L2T-2 होता है, जो बहुत काम की बात है, जो बहुत काम की बात है, ठीक है। हाँ, इतनी बात तो हमने पढ़ी थी। तो बताओ आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के सेशन में हम न्यूटन बाबा का बचा हुआ तीसरा लॉ पढ़ेंगे और इंपल्स के बारे में पढ़ेंगे। हम थर्ड लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं, न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ। कुछ भी गलती करोगे तो पश्चाताप आपको ही करना पड़ेगा। यही लॉ तो कहता था कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो न्यूटन बाबा का लॉ भी कुछ ऐसी बात बताएगा, लेकिन बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपल्स करके एक टर्म आएगा, जो क्या होता है उसकी फील लेंगे, और लास्ट में हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये हालांकि हल्का फुल्का आपने 9th-10th में पढ़ा है, इसका मर्म क्या होता है वो आज के सेशन में हम खोलेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि होमवर्क वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? होमवर्क वाला आपसे क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? यस और नो? यस और नो? यस और नो भाई आपके। अरे आज आप, मेरे पास स्टोरी है, मेरे पास आज कंटेंट है, ठीक है। डरो मत, डरो मत। हाँ है मेरे पास। गद्दार क्या है दोस्त? चिकारा भाई की गन नहीं चुरा सकता है, मेरे पास गन अपनी वाली भी है। बाद में कभी, बाद में कभी, बाद में कभी। क्या? नो नो नो, ओह माय गॉड यार। आंसर दो तो फिर आंसर दो। क्या आंसर आया था इसका? इसका आंसर क्या आया था? देख, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए। हमने वेलोसिटी लिखी यहां पर, तो वेलोसिटी क्या हुई थी सर? अल्फा, ये हमें गिवन है, ठीक है। अल्फा वाई एक्स, ठीक है सर, प्लस करके 2x, और ये आया था वाई कैप। तो इन शॉर्ट मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, यहां पर वेक्टर था, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फा वाई एक्स कैप, ठीक है। ये 2 अल्फा, अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना दोस्त,
अल्फा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 2 अल्फा एक्स और ये वाई कैप। हाँ जी, बहुत बढ़िया बात है, ये बहुत बढ़िया बात है। इसका मतलब कि ये वी एक्स हुआ है और ये वी वाई हुआ है जी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। ये वी एक्स हुआ और ये वी वाई हुआ जी, हाँ समझ में आई बात। तो ये वी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा अल्फा वाई, ठीक है सर, ये एक्स कैप में, ठीक है, और ये वाई कैप में। तो हमने लिखा वी वाई क्या होता था सर, वी वाई होता था 2 अल्फा एक्स। ये यहां से कंपैरिजन आप कर सकते हो, जो एक्स कैप की डायरेक्शन में वो एक्स की वेलोसिटी, जो वाई कैप की डायरेक्शन में है वो वाई की वेलोसिटी। हाँ जी, बढ़िया बात। आंसर लिखना अगर आपको पता चल गया है तो, आंसर लिखना अगर आपको पता चल गया तो आंसर लिख देना। अब अगर मैं डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी करूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, अल्फा डी वाई बाई डी टी। ओके सर, ओके सर, यहां पर मैं अगर करूं डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी, क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा 2 अल्फा डी एक्स बाई डी टी। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्त? आपको ये बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो देख एक बार, ये डी वी बाई डी एक्स डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी क्या है, एक्सेलरेशन इन डायरेक्शन ऑफ एक्स। डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन। अरे बहुत ताबड़तोड़ बात बता दी सर, बहुत ताबड़तोड़ बात बता दी। इनटू करके अल्फा, यहां पर क्या बच रहा है 2 अल्फा। ओके सर, ये भी बात समझ में आई। क्या आपको ये समझ में आया कि डी वाई बाई डी टी क्या है? डी वाई बाई डी टी क्या है सर? डी वाई बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ वाई, डी वाई बाई डी टी मतलब वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, जबकि डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। और जी बहुत सुंदर बात लिखी है, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। क्या आपको ये बात समझ में आई दोस्त? ये बात आपको समझ में आई? वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन। बहुत सुंदर बात लिख दी देख मैंने। हाँ हाँ सर, आपका नेम में है मया है। अरे क्या नाम बोल रहे हो दोस्त मेरा? हाँ हाँ आ गया समझ में, बस मुस्कान जी को समझ में आ गया, मुस्कान मुक्ति जी को समझ में आ गया। इट मीन्स आगे की बात हम आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। देख हमने वी वाई पहले ही लिख दिया ना दोस्त, ये वी वाई वाला देख 2 अल्फा एक्स, इसका मतलब यहां पर क्या हो जाएगा अल्फा और ये आ जाएगा 2 अल्फा एक्स। अरे वाह बहुत बढ़िया। फिर यहां पर देखिए 2 अल्फा एज इट इज और वी एक्स की जगह क्या है अल्फा वाई। ओके जी, ओके 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 ओके। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ना, देख हम इसको छोटा नहीं कर सकते और ना ही बड़ा कर सकते, तो मैं है ना नई बार भी लिखता हूं यहां पर ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखना अल्फा अल्फा 2 बार तो 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, और ये ए वाई क्या लिखा जा सकता है, देख ये 2 तो 2 है ही है, तो 2 अल्फा 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 स्क्वायर हो जाएगा और ये वाई जी, बहुत बढ़िया। अब अगर मुझे कोई पूछे कि इसमें एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन हम क्या लिखेंगे सर, ए एक्स एक्स के केप में प्लस करके ए वाई वाई के केप में। हाँ जी, ये भी बहुत बढ़िया बात है। फिर ए एक्स क्या हो जाएगा सर 2 अल्फा स्क्वायर एक्स, दोनों में से कॉमन निकाला जा सकता है, दोनों में से देख 2 अल्फा स्क्वायर कॉमन निकाला जा सकता है। यहां से सिर्फ x बचेगा, यहां से सिर्फ y बचेगा, तो ये x x केप में प्लस y y केप में। और जी बहुत बढ़िया और बहुत सुंदर बात लिख दी। आपको अगर मैं बताऊं कि इसमें अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये फोर्स हो जाएगा, तो ये फोर्स वेक्टर हो जाएगा। तो दैट फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2m अल्फा स्क्वायर x x केप प्लस y y केप। मेरे ख्याल से आपने क्वेश्चंस कर लिया है अधिकतर ने, इसलिए मैंने थोड़ी सी कैलकुलेशन छोटी कर दी है, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी छोटी कर दी है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन मेरे हिसाब से ए ऑप्शन आएगा। कितनों का सही आंसर आया है, कितनों का? हाँ, राज दीपक जी का सही आंसर है, दिवांशी जी का सही आंसर है, अमीर हाजुमा का सही आंसर है। बहुत बढ़िया पढ़ा, वाह वाह तृप्ति जी। इसका मतलब कि आपने डिफरेंशियल अच्छे से पढ़ा है, काइनेमेटिक्स वाले टॉपिक्स भी आपने अच्छे से किए, तो आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया है। आपकी शुरुआत बहुत बढ़िया है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, विप्रादीप जी बोल रही हैं, ठीक है, तो मेजोरिटी मेजोरिटी हाँ ठीक है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे ये क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन एडवांस
2023 में पूछा गया था। ठीक है, और मतलब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें पूछा क्या गया है सर, इसमें अच्छा वाला पार्ट ये था कि डिफरेंशिएशन पूछा और काइनेमेटिक्स, मतलब बेसिक मैथ्स प्लस काइनेमेटिक्स था, बेसिक मैथ्स प्लस काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स प्लस F इज इक्वल टू एम ए। एनएलएम का कंसेप्ट यूज हो गया है, एनएलएम का एक कंसेप्ट यूज हो गया, फोर्स इज इक्वल टू एम ए वाला। ये बस ये तीनों का मिश्रण बना हुआ था इक्वेशन। तो आप मेरी बात समझ रहे हो, फिजिक्स इट्स नॉट अबाउट वन चैप्टर, फिजिक्स इज अबाउट द कंसेप्ट, कि कितने कंसेप्ट से मिला हुआ ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको फील देगा कि आपने जो चैप्टर्स पढ़े हैं वो सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ाते हैं। देख, हम आगे बढ़ाते हैं आज के सेशन को। तो आज जो सेशन होने वाले ना, उसमें क्वेश्चंस आप देखोगे ना, तो ये क्वेश्चंस कैसे होंगे देखना। हमने जो अभी पढ़ा है ना कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहां से एक्सेलरेशन के लिए हम डिफरेंशिएशन का पार्ट यूज कर सकते हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। हम यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन वाले क्वेश्चंस हो सकते हैं जो लिखे जाते थे कि सर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसी बात थी। फिर ये लिखा था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ये बात भी आपको याद होगी। फिर वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। और या तो हमें यूज करना होगा कि सर वेलोसिटी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी लिखा करते थे, फिर डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन लिखा करते थे। तो ऐसे बेसिक मैथ्स टाइप के क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ये बेसिक मैथ्स टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो दो तरह से इसको मैंने डिवाइड कर दिया कि ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे जीवन में आ सकते हैं। तो कॉम्बिनेशन बन सकता है इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ऐसे पूछ लेंगे या फिर ऐसे पूछ लेंगे। कहीं से ऐसा नाता जोता जुड़ता होगा, कहीं से ऐसा नाता जोता जुड़ता होगा। लो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको फील आती जाएगी। देखना दोस्त, एक कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है 50 न्यूटन। आज डरना मत, आज मैं स्टोरी लेके आया हूं ना, गोलू भाई की स्टोरी सुनाऊंगा। आज मैं आपको ना इधर की ना उधर की एक सच्ची घटना पे आधारित एक ट्रू स्टोरी सुनाने वाला हूं। ठीक है, सुना दूंगा। हाँ, तो अभी थोड़ी देर के लिए यहां पर फोकस करो, कुछ क्वेश्चंस करो तो आपको फील आएगी। देख यहां पर एक बात मुझे बताओ दोस्त मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें फिजिक्स में सबसे डरावना क्या लगता है, थियरीज या न्यूमेरिकल्स? तुम्हें फिजिक्स में डरावना क्या लगता है, बताओ मुझे, थियरी या न्यूमेरिकल? थियरी या न्यूमेरिकल? निधि गोस्वामी, आपने तो इसका मतलब कि बैकलॉग बहुत सारे बना लिए इस वजह से। सच्ची घटना पे आधारित एक स्टोरी सुनाऊंगा, सच्ची घटना पे आधारित। थियरी या न्यूमेरिकल? थियरी या न्यूमेरिकल? न्यूमेरिकल कोई बोल रहा है दोनों तुम तो डूब मर जाओ भाई अरे मस्ती कर रहा हूँ, ठीक है सबका। हाँ, थियरीज न्यूमेरिकल सब कुछ कर लेंगे तुम मेरे, हाँ साथ साथ आगे तो बढ़ो दोस्त, बस भरोसा तो रखो। किसी एक बच्चे ने बीच में आई लव फिजिक्स भी लिख दिया, बहुत अच्छा लगा सुन के, देख के, पढ़ के, बहुत अच्छा लगा पढ़ के। हाँ, न्यूमेरिकल्स नहीं, आज तो सही में स्टोरी लाया। अरे भाई सच्ची घटना वाली स्टोरी, मैं कोई मजाक मस्ती नहीं कर रहा हूं दोस्त, सच्ची घटना वाली ट्रू स्टोरी, मैं कसम खाता हूं, मैं कसम, सही में आज स्टोरी भी है मेरे पास और सच्ची वाली स्टोरी, झूठी स्टोरी नहीं है। मतलब हो सकता था कि मैं अगर कुल्लू भैया की कोई स्टोरी सुनाता या प्रशांत भैया की कोई स्टोरी सुनाता तो वो गलत, मतलब मैं कुछ दूसरी भी बात बताता। आज मैं एकदम सही वाली स्टोरी सुनाऊंगा, तो ठीक है उस बात पे मत आओ। पहले मैं बता ये रहा था कि आपको बेटा डर किससे लगता है, न्यूमेरिकल से। तो आज के समय में मैंने बहुत ऐसे न्यूमेरिकल्स भी डाले हुए हैं कि जिससे है ना आपका कंसेप्ट एकदम खुल जाएगा, आपका सोचने का तरीका बदल जाएगा कि हाँ ये कंसेप्ट को ऐसे ज्वाइंट किया जाता है और ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आप, मैं जो क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूं और मैं कैसे सोच पा रहा हूं उस क्वेश्चन को, उस सिचुएशन को, उस पर थोड़ा सा फोकस करना कि क्वेश्चंस की जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो मैंने भी पढ़ा है और सर ने भी पढ़ा है, सर किस हिसाब से सोच रहे हैं और कैसे क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, ठीक है वो हम साथ साथ समझते चलेंगे।
मोटिव ये नहीं है क्वेश्चन सोल्व करना, मोटिव ये है कि उस सिचुएशन को समझना और उस पे कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना। लो आगे बढ़ते हैं दोस्त। अभी तक हमने इस चैप्टर की शुरुआत ज्यादा नहीं कर दी है, ये तो कल का बासी क्वेश्चन था जो आज किया है, और तभी भी हमने जी एडवांस 2023 का क्वेश्चन किया है, तो कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है दोस्त। इसका मतलब कि तुम्हें वो कला है, जिन्होंने ये सोल्व क्वेश्चन कर लिया था पहले से ही, उनके अंदर वो ताकत तो है आगे बढ़ने की, लेकिन डायरेक्शन मैटर करती है। ठीक है, तो साथ साथ बढ़ते जाओ। हाँ, इसीलिए मुझे पता था ना, इस बार मैंने डायरेक्शन बोला है, क्या समझा था मुझे। हाँ जी, लो आगे बढ़ते हैं। देख क्या बात है, क्वेश्चन की पहले पढ़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ। कि अ कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स, देख कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स मतलब कि कोई फोर्स है जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है। तो एक सीधी सी बात है, हमें जो फॉर्मूला पता है, दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू फोर्स इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम इनटू ए। अगर फोर्स कांस्टेंट है, इसका मतलब कि एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। हाँ जी, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि अगर ये कांस्टेंट है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तभी हम इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जा सकता है ना। तो ये बात तो सही है सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी पढ़ा था ना इक्वेशन ऑफ मोशन, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए एप्लीकेबल था। तो ये पार्ट का कहीं ना कहीं कोई यूज आएगा। जी बढ़िया, ये पार्ट का कहीं ना कहीं कोई यूज आएगा। हमने दिमाग में बात ये बैठा ली। ठीक है, अब देख मास हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, हमें फोर्स भी दे दिया, मास भी दे दिया। जी बढ़िया, ओके। हमने क्या पूछा फिर कि मूविंग इनिशियली विथ द स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। ये गाड़ी है, ये 15 मीटर पर सेकंड से इनिशियली मूव कर रही है। तो इनिशियली ये मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकंड से, और इन्होंने ब्रेक लगाई होगी तब अपोजिट डायरेक्शन में। रिटार्डिंग मतलब रुकना, रुकना मतलब अपोजिट डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन हो रहा है या फोर्स लग रहा है। इसका मतलब कि अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा होगा, जिसकी वजह से कोई एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा होगा, जो इसको रोकने की कोशिश कर रहा होगा। तो उन्होंने पूछा हाउ लॉन्ग डज द बॉडी टेक टू स्टॉप, मतलब कितना टाइम, हाउ लॉन्ग को हमें ना टाइम से रिलेट कर रहे हैं। तुम चाहो तो डिस्टेंस पे भी कर लेना, लेकिन अभी के लिए हम टाइम का सोच रहे हैं कि कितने टाइम के बाद ये गाड़ी रुक गई होगी। तो यहां से इसने शुरुआत की, ड्राइवर साहब ने ब्रेक लगाई, पीछे की डायरेक्शन में एक फोर्स जनरेट हुआ, इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आया होगा, इस फोर्स की वजह से एक एक्सेलरेशन आया होगा, क्योंकि फोर्स इज इक्वल टू एम ए। ठीक है सर, फोर्स कितना है 50 न्यूटन सर, मास कितना है, मास है सर 20 kg। तो एक्सेलरेशन यहां पर जनरेट हो गया होगा दोस्त, मिंडू मिंडू कैंसिल आउट, 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन जनरेट हो गया होगा, ये इतना एक्सेलरेशन जनरेट हो गया होगा। जी बहुत बढ़िया बात है। तो ये कितने टाइम के बाद रुक गई होगी, ये कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी है वो 0 हो गई होगी, वो हमें पूछा है। कहां, यहां पहुंचते पहुंचते इसको कितना टाइम लग गया होगा, तो ये टाइम पूछा है, ये टाइम पूछा है। देख ले एक बार अच्छे से, ये पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या हम कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं निकालने के लिए, कोई इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं? देख सोच जरा सा, सोच जरा सा। हाँ जी, एक इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज किया जा सकता है, और वो भी पहले वाली, सीधा यूज कर लो ना दोस्त, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें फाइनल वेलोसिटी पता है कि 0 होने वाली है, इनिशियल वेलोसिटी पता है कि 15 है, प्लस करके एक्सेलरेशन पता है कि अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस के साथ 5/2, और टाइम t लिख लिया हमने। बहुत सुंदर सी, बहुत सस्ती सी बात लिख ली सर हमने। उस तरफ गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5/2 t, ये आ जाएगा 15, 5 और ये 3। ठीक है सर, तो ये t इज इक्वल टू हो जाएगा 5 3 6, अरे 6, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आया होगा, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आया होगा। तो ये तो हाउ लॉन्ग वाली बात है। उन्होंने अगर पूछा होता कि ये कितना डिस्टेंस, माइनस में 6 किसने कर दिया यार, ये कौन है भाई, क्यों मेरा खून पी रहे हो, माइनस कैसे टाइम लिख सकते हो तुम, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो मेरे साथ, मत करो ऐसा, माइनस में नहीं हो सकता टाइम। भाई किस दुनिया में तुम जी रहे हो, मार डालो मुझे, मार डालो। ऐसा कौन करता है माइनस में 6 सेकेंड, कुछ तो समझदारी दिखाओ दोस्त, कुछ तो। समय को आप नेगेटिव नहीं कर सकते हो, यह ताकत तो स्वयं शक्तिमान के पास भी नहीं है, तो आपके पास कहां से आई है देव, मुझे बताइए। तो भाई माइनस में 6 सेकेंड मत लिखा करो यार, माइनस में 6 सेकेंड नहीं हो सकता। हाँ 6 सेकेंड ऐसा बोलो। लो ये तुम्हारा आंसर आ गया दोस्त, ये आपका आंसर आ गया। अब ये टाइम, अब ऐसे पूछा होता कितना डिस्टेंस ये चला होता, ये टोटल डिस्टेंस कितना हुआ होता, लो तो कैसे निकालते आप, तो किस इक्वेशन का यूज करते आप, ये और कितना डिस्टेंस चलता,
तो आप क्या आंसर निकालते? बोल रहा है उसका टाइम माइनस चल रहा है। उसका टाइम माइनस चल रहा है। बोल रहा है ये कला तो सिर्फ डोरेमोन के पास है। यार ये तो मेरे से ज्यादा कॉमेडियन है। ये कला तो सिर्फ हाँ 75 किस इक्वेशन का यूज किया जा सकता है? 105। तो देख पता नहीं आंसर 45 वाला आएगा। तुमने कहीं झोल किया है, तुमने कहीं झोल किया है। 45 मीटर आएगा अगर आंसर निकालोगे तो। हाँ ये आंसर आएगा। 6 सेकंड तो ठीक है, हाउ लॉन्ग पूछा होता तो, अगर डिस्टेंस पूछा होता तो 45 होता। तुम कैलकुलेशन चेक करना दोस्त, कैलकुलेशन चेक करना। 45 किसी एक बच्चे का सही आंसर आया। कौन है पता है? भव्या बेटा ने सही आंसर दिया 45 एकदम करेक्ट, एकदम करेक्ट। ठीक है देखो आगे की कहानी बताता हूं, आगे की कहानी बताता हूं। अब ये क्वेश्चन को समझना है, इसके बाद है ना आपको क्वेश्चंस करने होंगे। इसके बाद ऐसे ही सेम टाइप के, लेकिन वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए दूंगा, ठीक है? होमवर्क पे दूंगा 2-3 क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से समझना दोस्त। हाँ वो भी इसी टाइप का है। देख अब बुलेट आपके सामने दिख रही है क्वेश्चन में ही, बुलेट आपके सामने क्वेश्चन में ही दे रखी है, ठीक है? ये बुलेट कितने मास की है वो क्वेश्चन में दे रखा है 0.04 kg। ओके सर, मूविंग विथ स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कितनी स्पीड से आगे की डायरेक्शन में भाग रही है? ये स्पीड हमें क्वेश्चन में दे रखी है, वेलोसिटी v इज इक्वल टू, ऊपर से भी ऐसा एरो करके मैं लिख सकता था, ठीक है? ये वेलोसिटी हमें क्वेश्चन में दे रखी है कितनी है दोस्त? ये 90 मीटर पर सेकेंड। जी बढ़िया। और एंटर्स अ हैवी वुडन ब्लॉक इन एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर। मतलब ये 60 से अंदर गई, ये अभी यहां पहुंची है, बहुत नजदीक है, और इसके अंदर जैसे ही घुसी ना तब इसकी वेलोसिटी कुछ v थी जो हमें बताई गई है। ये वेलोसिटी 90 मीटर पर सेकंड थी, ये वेलोसिटी है वो बता रखी है 90 मीटर पर सेकंड थी। जी बहुत बढ़िया। अब आगे की कहानी सुन कि ये थोड़ा चलने के बाद, कितना चलने के बाद? ये थोड़ा चलने के बाद, थोड़ा मतलब क्वेश्चन में बता रखा है कि सर 60 सेंटीमीटर चलने के बाद ये रुक जा रही है। 60 सेंटीमीटर चलने के बाद ये रुक जा रही है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u थी, फाइनल वेलोसिटी इसकी v हो जाएगी, ठीक है सर? दैट v इज इक्वल टू 0, स्टॉप हो जा रही है। कितना चल रही है सर? ये चल रही है 60 सेंटीमीटर। जी बढ़िया। ये अगर 60 सेंटीमीटर चल रही है तो वी कैन राइट दिस दैट s इज इक्वल टू 60 इंटू 10⁻⁻², ये आ जाएगा मीटर में। जी ये भी बात हमें समझ में आई। फिर व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स? हमें फोर्स फाइंड करने के लिए पूछा गया है, एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन अ बुलेट। इसका मतलब तो ये हुआ ना दोस्त कि इस लकड़ी में जैसे ही बुलेट घुसेगी तो किसी टाइम के बाद ये रुकेगी ही रुकेगी। तो इसका मतलब कि लकड़ी में कंटिन्यूअसली एक फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है। तो ये एवरेज फोर्स कितना होगा, एवरेज फोर्स कितना होगा वह हमें निकालना है। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे? देख हमें एक इक्वेशन पता है दोस्त कि फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। हमें एक इक्वेशन पता है, अब भी जो हमने न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ी थी NLM में हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो मास तो हमें क्वेश्चन में बता रखा है कितना है दोस्त, ये है 0.04 kg, और एक्सेलरेशन हमें नहीं पता है ना, तो किसी तरह से हमें एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए देख इन्होंने कहीं ना कहीं कुछ बात बता रखी है, एवरेज रेजिस्टिव फोर्स। तो कैन वी रीड दिस कि जैसे ही अंदर घुस रही है वैसे कंटिन्यूअसली एक कंटिन्यूअसली हम यहां पर है ना लेट करके एक बात मान लेना कि यहां एक्सेलरेशन हम कांस्टेंट मान रहे हैं, ठीक है सर? ये मान रहे हैं तो कंटिन्यूअसली एक अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है सर? तो इनिशियल वेलोसिटी u दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी v दे रखी है, हमें एक्सेलरेशन a निकालना है और s दे रखा है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। मेरे दिमाग में तो सबसे सटीक वाला इक्वेशन यही लग रहा है। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², लेकिन नहीं इसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं मैच कर रही ना, तो ये इक्वेशन को खारिज किया जाए। नहीं सर ये नहीं बैठ रही है। हाँ ये बैठ सकती है, v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as, क्योंकि टाइम का इसमें कोई लेना देना है नहीं, टाइम की जरूरत भी नहीं है हमें, और टाइम हमें पता भी नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ये इक्वेशन ज्यादा सही है। तो v² तो 0 हो जाएगा, माइनस u का स्क्वायर, u मतलब 90 मीटर पर सेकेंड, तो 90 इंटू 90। जी बढ़िया। 2 एक्सेलरेशन हमें निकालना है और s हमें पता है कितना है 60 इंटू 10⁻⁻²। जी बढ़िया। अब देखिए इस तरफ आएगा
तो टू भी डिनोमिनेटर में जाएगा, एक्सेलरेशन लिखा जाएगा सीधा ही, देखना दोस्त, एक्सेलरेशन सीधा ही लिखा जाएगा माइनस में 90 डिवाइड बाई 90 एक मतलब 45 हो जाएगा, -2 वाला है तो उस तरफ आएगा तो 10⁻² हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 60 हो जाएगा जी, बढ़िया, एक बिंदु कैंसिल आउट, एक बिंदु कैंसिल आउट, ठीक है। अब इसको सोल्व करो, यहां से जो भी एक्सेलरेशन आएगा इसको हम पुट करेंगे कहां पर, इस वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और लास्ट में आपको एक फोर्स की इक्वेशन मिलेगी, फोर्स की वैल्यू मिलेगी, हाउ मच दैट इज, बताओ दोस्त कितनी मिल रही है अजी, कितनी मिल रही है अजी, गिन रहे हो क्या या सिर्फ मुझे देख रहे हो, सिर्फ देख रहे हो या गिन भी रहे हो, बताओ दोस्त, क्या गिन रहे हो क्या? ये फोन पे चैट पब्लिक है पर लैपटॉप पे नहीं है, ठीक है। 270 न्यूटन, सीधा फोर्स निकाल के बताओ मुझे, हाँ माइनस में 2.7 न्यूटन, 2.7 न्यूटन, 270 पॉइंट, जी बढ़िया, ओके ओके। लेट हो गए हो बेटा तो आप शुरू से देखना, बीच में से थोड़ा थोड़ा हाँ रिवाइंड करके पीछे जाके देखो, ये व्यवस्था तो होती है मेरे ख्याल से क्लास में। देखते हैं आंसर क्या है। ओ सही आंसर, भाई साहब पहली बार में आपने सही आंसर दे दिया है, बहुत सारे बच्चों का सही आंसर निकला है। हाँ, ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि दैट इज द रेजिस्टिव फोर्स। ये कैसा फोर्स है? रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। भाई यार तुम तो बहुत होशियार हो। अरे यार मेरे गुल्लू गुल्लू भाई, अरे गुल्लू गुल्लू गुल्लू, अरे गुल्लू गुल्लू, अरे गुल्लू, पहली बार में तुमने आंसर सही निकाल दिया। उम्मीद ही नहीं थी तुमसे यार, और जब तुम्हारे से उम्मीद नहीं होती और बहुत वो काम आप करके दिखाते हो ना, बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, अरे वाह, रिटार्डिंग, हाँ रेजिस्टिव फोर्स है, रेजिस्टिव फोर्स है। माइनस का मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चैट्स आपको किसी और की नहीं दिखेगी, सिर्फ आपको अपनी चैट्स ही दिखेगी, क्योंकि ये हमारी और आपके बीच की बात है, हमारी मेरी और आपके बीच की बात है, तो कोई दूसरा क्यों देखेगा उस चैट को? ठीक है, तो आप किसी भी एंजल प्रिया से बात नहीं कर सकते, आप सीधा रवि वनरा से ही बात कर सकते हो, आपके मास्टर जी रवि वनरा से ही बात कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूं या मैं खुद करूं? डरोगे नहीं ना बड़ा क्वेश्चन देख के? हाँ, मैं खुद करूं क्वेश्चन या आप कोशिश करोगे? करूं मैं? एक क्वेश्चन करवा दूं, लल्लू क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 8। करवा दूं? हाँ जी, हाँ जी, करवाऊं 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 क्वेश्चन? हाँ जी, करवा दूं? 1 2, ये क्वेश्चन तो मुझे होमवर्क में देना ही देना है। करवा दूं एक क्वेश्चन? लो करवा देता हूं, मैं करवाता हूं। देख दोस्त, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज का 8वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देख सुन, ये शायद आपसे बन भी जाता, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि मैं खुद समझाऊं दोस्त, तो इसमें बुराई क्या है? देख, अपने पास सिस्टम क्या है दोस्त कि द ड्राइवर ऑफ अ 3-व्हीलर मूविंग विथ अ स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की डायरेक्शन में भाग रहा है जी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है। ये 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे की डायरेक्शन में भाग रहा है। 36 मतलब वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 36, तो मल्टीप्लीकेशन में 5, डिवीजन में 18, तो मतलब मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा ना किलोमीटर में से, तो 2 ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आगे की डायरेक्शन में भाग रहा है जी। बढ़िया। अब सी इज अ चाइल्ड स्टैंडिंग इन मिडल इन द रोड, मतलब ये छोटी बच्ची को देख रहा है, फिर ब्रेक मारने की कोशिश करेगा। ठीक है सर, तो ही इज व्हीकल टू रेस्ट इन 4 सेकेंड, मतलब वो जब ब्रेक लगाता है तो उसको रेस्ट पे आने के लिए कितना टाइम लग जा रहा है? रेस्ट पे आने के लिए यहां पहुंचते पहुंचते रेस्ट, मतलब रेस्ट पे आने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 4 सेकेंड का है। ठीक है, 4 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी 0 हो जा रही है जी। बहुत बढ़िया बात है। आगे की कहानी क्या है? जस्ट सेव टू टाइम, मतलब इस बच्ची को बचाने के लिए। देख रहे हो ये मोहतरमा ऐसे पैर उड़ा रही है, ये नहीं डर के रिक्शा आ रहा है जी। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल?
ठीक है, मतलब हमें एवरेज फोर्स निकालना है, रिटार्डिंग फोर्स लगाना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हम मान के चल रहे थे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट ऐसा मान के हम चल रहे थे, ठीक है सर। अब क्या कहानी है इसमें, द मास ऑफ द थ्री व्हीलर इज 400 kg एंड द मास ऑफ द ड्राइवर इज 65। मतलब इसके अंदर भी ड्राइवर तो बैठा है ना दोस्त, इसके अंदर भी एक ड्राइवर बैठा हुआ है जो गाड़ी को चला रहा है, ऐसे ही थोड़ी चल रही है। तो इसका कंबाइंड मास कितना है, इसका कंबाइंड मास हो जाएगा टोटल मास 65 प्लस 400, तो 465 kg इसका मास है, 465 kg इसका टोटल मास है जी। बहुत बढ़िया, तो हमें फोर्स निकालना है, तो फोर्स इज इक्वल टू एम ए कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन पहले एक्सेलरेशन निकालना होगा, पहले हमें क्या निकालना होगा दोस्त, एक्सेलरेशन निकालना होगा, ठीक है। हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए देख वापस वही कहानी, टाइम पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, हमें किसी तरह से एक्सेलरेशन निकालना है। तो दो वेलोसिटी पता है और हमें एक्सेलरेशन निकालना है, तो मेरे ख्याल से सही हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वेलोसिटी फाइनल 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है दोस्त 10, एक्सेलरेशन a और t यानी कि टाइम निकालना है, तो सीधा सीधा हो जाएगा दोस्त, टाइम तो हमें पता है ना 4, ठीक है सर। तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस में 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे खत्म हो गया क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही, क्वेश्चन तो शुरू होने से पहले ही वो पता खत्म हो गया। फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास हमें पता है क्वेश्चन में पहले ही कितना है 6465 kg इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 5/2 माइनस में, तो इसका आंसर माइनस में आएगा। एक बार चेक कर दो दोस्त कितना आ रहा है, एक बार चेक करो तो कितना आ रहा है भाई लोग बहन लोग, कितना आंसर आ रहा है अजी, कितना आंसर आ रहा है अजी, कितना आंसर आ रहा है, क्या इतना ही आंसर आ रहा है 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन। एक बार चेक करना इतना ही आंसर आ रहा है, हाँ 1.1। एंजल काम्बोज, सही बोल रहे हो आप, एंजल काम्बोज, बहुत सही, हाँ 10⁻, मैंने 1 पॉइंट समथिंग लिखा है और इसको चेक करोगे आप तो ये बन जाएगा 1.2 इंटू 10⁵ न्यूटन। एक बार चेक करना, एक बार इसको चेक करना मिंटू कितने लगेंगे वो, हाँ इंशा का सही आंसर है। एक बार चेक करना पीयूष, पावर वगैरह में चेक करना सही है कि नहीं, हाँ कैलकुलेशन चेक करना दोस्त, हाँ जी बहुत बढ़िया। श्री ने भी सही आंसर दिया है, बहुत बढ़िया, अरे वाह। अब देख 2 क्वेश्चन है वो तो मैं होमवर्क में दे रहा हूं। एक पहला आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 6 का एक क्वेश्चन है, आंसर आपको मतलब खुद आपको सोल्व करना है बेटा, फिर वेरीफाई करना है आपको आंसर, कहीं इधर उधर नहीं भटकना है वेरीफाई करने के लिए। मैंने इसका आंसर पहले से आपको बता दिया है, एक बार इसको सोल्व करना, उसके बाद बताना कि ये आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। तो HW नंबर 1 है ये, HW नंबर 1 है ये पहला क्वेश्चन आपको, ठीक है। आज की क्लास का ये पहला होमवर्क का क्वेश्चन है, ठीक है बढ़िया सर, ये पहला होमवर्क का क्वेश्चन मैं याद रखूंगा आंसर आया कि नहीं आया। एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही है भाई, इतनी अच्छी राइटिंग है मेरी, स्कूल में मेरी तारीफ ही वाई होती थी और तुम बोल रहे हो मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, हाँ बिगड़े हुए बच्चे, तुम्हें वो करशु वाली राइटिंग ही समझ में आती है। आगे बढ़े दोस्त, आगे बढ़े। अरे स्टोरी बताऊंगा ना, थोड़ा कंसेप्ट तो चालू करने दिए, तो कल का बासी काम है, कल क्वेश्चन करवाने थे वो नहीं करवाने दिए आपने, इसलिए आज करवा रहा हूं। ये अभी मैंने आज क्वेश्चन तो चालू ही नहीं किया है दोस्त। देख क्या बात है यहां पर कि अ बॉडी ऑफ अ मास 5 kg अटैच्ड एक्ट, ठीक है, मतलब एक बॉडी है जिसका मास 5 kg है, इज एक्ट अपॉन बाय 2 परपेंडिकुलर फोर्सेस 8 न्यूटन एंड 6 न्यूटन। मतलब कि एक कोई बॉडी दे रखी हमें, किसकी बॉडी है जी, ये मान ले गोली भैया की बॉडी है, ठीक है, ये अपना है गोलू भाई, ठीक है सर। ये अपने गोलू के ऊपर 2 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 2 फोर्सेस परपेंडिकुलर एक्ट कर रहे हैं, एक का है 8 न्यूटन का और दूसरा फोर्स है कितना का, इसके सर कोई खींच रहा है, इसका पैर कोई खींच रहा है और किसका सर कोई खींच रहा है, ठीक है, ये 6 न्यूटन से। गोलू इतना फेमस नहीं हो कि कोई इतना उसका पैर खींचे, पैर उसके खींचे जा सकते हैं कि जो जीवन में आगे बढ़ाओ, ये जीवन में पीछे ही गया है, ये जीवन में हमेशा पीछे गया है।
आज भी जहां छोड़ के हम आए थे आज भी वही है। आपको अगर पता ना हो तो मैं बताता हूँ, गोलू मेरा कॉलेज मेट है, इसलिए मैं बार बार गोलू 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 पुकारता हूँ, ठीक है, कॉलेज मेट है, ठीक है। तो बात यह है कि पैर उसके खींचे जाते हैं कि जो कहीं जीवन में आगे निकल गए, ये जीवन में कहीं आगे नहीं निकला है, अभी भी वही है, अभी भी वही की वही है, ठीक है। फिर भी इसको कोई हाथ खींच रहा है जीवन में आगे लाने के लिए और एक कोई इसका सर खींच रहा है ऊपर खींचने के लिए। तो ऊपर 6 न्यूटन से खींचा जा रहा है, आगे की डायरेक्शन में 8 न्यूटन से खींचा जा रहा है। तो पूछा है क्वेश्चन में, गिव द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। हमें इसका मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन दोनों निकालना है, डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन निकालनी है और मैग्नीट्यूड भी निकालना है कितना होगा। तो सीधी सी बात है, दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, यहां पर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 8 न्यूटन ऊपर की डायरेक्शन में 6 न्यूटन। क्या आपको पता है कि जो नेट फोर्स निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, ठीक है सर, ये नेट फोर्स और ये एंगल बनाएगा वो अल्फा, या हम थीटा भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये थीटा बनाएगा। तो सीधी बात है कि दोस्त एफ नेट कितना होगा, तो एफ नेट इज इक्वल टू अंडर रूट में F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कोस 90 डिग्री, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है ना, इस वजह से 90 डिग्री मतलब परपेंडिकुलर है। तो अगर 90 डिग्री है दोस्त, तो सीधी बात है कि ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0, ठीक है सर, ये पूरा का पूरा हट गया और बन गया 0। तो F1 का स्क्वायर और F2 का स्क्वायर मतलब कि 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर है, हाँ 6 का स्क्वायर 36, 100 हो जाएगा, 100 यानी कि ये 10 न्यूटन कहलाया जाएगा, 10 न्यूटन कहलाया जाएगा। तो नेट फोर्स हमें मिल रहा है वो है 10 न्यूटन। जी बहुत सुंदर बात है ये, बहुत सुंदर बात। अब ये एंगल कैसे लिखा जाएगा, तो एंगल लिखने का तरीका होता था ऐसे, ये 8 न्यूटन, ठीक है, ये 8 न्यूटन की बात। अब इस 6 न्यूटन को उठा के इस तरफ लिख लें, 6 न्यूटन को उठा के इस तरफ लिख ले, ठीक है, ये लेंथ लिख ली 6 न्यूटन। और अब इस एंगल को देखो, अब इस एंगल को देखो, तो ये एंगल कैसा दिख रहा है, थीटा जितना दे रखा है। तो सर सामने वाला tan थीटा इज इक्वल टू सामने वाला 6, पास वाला 8, ठीक है सर। तो ये 3/4, और आपको याद हो तो 3/4 कब आता था 10 में, सर 3/4 आता था जब थीटा इज इक्वल टू 37 डिग्री हो। याद नहीं है तो याद रख लेना, याद नहीं है तो याद रख लेना, याद नहीं है तो याद रख लेना जी। ये 37 डिग्री होता है, मतलब 10 की वैल्यू 3/4 कब होती है, जब 37 डिग्री वाला एंगल होता है तब होती है। देख लो एक बार अच्छे से क्वेश्चन, अगर समझ में आया तो एक स्वर में स्वाहा बोल दो। वापिस हो रहा, माइनस हो गया, डिंग 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 करके ये गिर गई पेन, टिकी 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 टिकी। हमें क्या निकालना था, ओह माय गॉड, हमें तो एक्सेलरेशन निकालना था ना, ठीक है, डायरेक्शन तो वही रहेगी, एक्सेलरेशन के लिए हम कर लेंगे ये फोर्स डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। मास की वैल्यू कितनी है दोस्त, मास की वैल्यू 5 kg का गोलू हो ही नहीं सकता, गलत इंफॉर्मेशन है। 70 kg का सांड बना हुआ है ये, 5 kg का कैसे हो सकता है ये, ठीक है, फिर भी लिख दे रहा हूं, गलत हो गया भाई, मेरे से गलती हो गई, मेरे से गलती हो गई दोस्त, 5 kg का गोलू हो ही नहीं सकता है, 80 kg का सांड है वो, 80 की भी नहीं 90 होगा वो, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। समझ में आया क्या आपको ये क्वेश्चन, समझ में आया, हाँ गलती हो गई भाई मेरे से, माफ करना भाई, माफ करना, रॉन्ग एग्जाम्पल, रॉन्ग एग्जाम्पल। कोई बॉडी है वहां पर, मतलब बॉडी मतलब गोलू भाई की बॉडी नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है जी। आगे बढ़े, एक नया पार्ट पढ़े, आगे बढ़े, एक नया पार्ट पढ़े। दैट नया पार्ट इज इम्पल्स। इम्पल्स क्या होता है जी, बताइए एक बार, इम्पल्स। तो जो हमने चेंज इन मोमेंटम पढ़ा वो याद है आपको, इम्पल्स, एक छोटी सी बात इसकी पूछी गई है, इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स मतलब कि एक छोटे टाइम इंटरवल में एक बड़ा सा धमाका हो जाए, एक छोटे टाइम इंटरवल में बड़ा सा धमाका। जैसे कि तुम्हें क्लास में चपाट पड़ी, एक लपेट पड़ी, एक थप्पड़ पड़ा, तो एक छोटे टाइम इंटरवल में एक बड़ा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स, जैसे एक्सीडेंट होता है तो छोटे टाइम इंटरवल में एक बहुत भयंकर फोर्स वहां पर निकलता है। जैसे ये कैच हम करते हैं ना, तो वहां पर भी एक छोटे टाइम इंटरवल में एक बहुत भयंकर सा एक फोर्स फील होता है। फिर अब
बैट पे जैसे नहीं बॉल रखते हैं या हम फुटबॉल को किक करते हैं, तो वहां पर एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए हम एक बड़े वाले फोर्स की बात करते हैं। तो जब छोटे टाइम इंटरवल के लिए बड़े फोर्स की बात करते हैं तो उसको इंपल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंपल्स कहा जाता है। तो व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, when a large force is applied on a body for a very short time interval, then the product of force, क्या है दोस्त? सुनना, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है, डेफिनेशन में देखना। the product of force and the time interval is known as a impulse, that इंपल्स के नाम से इसको जाना जाता है। इंपल्स को हम आई से लिखेंगे। ये अलग अलग तरह के इंपल्स आते हैं, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सीधी सी सिंपल सी बात है, तो इंपल्स आई लिखेंगे। उस टाइम के लिए जो भी फोर्स है वो फोर्स, ठीक है सर, दैट फोर्स इनटू करके टाइम, ये एक बड़ा सा मतलब एक प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू दैट टाइम इंटरवल, जिसको हम dt लिखेंगे। तो ये एवरेज फोर्स इनटू करके हमने लिख लिया टाइम। अब आपको याद हो तो हमने चेंज इन मोमेंटम में भी कुछ ऐसी बात की थी। चेंज इन मोमेंटम क्या होता था? ऐसे लिखा करते थे ना, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी दैट इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू फोर्स लिखा था। फिर अगर मैं डेल्टा पी का फॉर्मूला बनाऊं तो फोर्स इनटू करके डेल्टा टी, यही कुछ बात वहां पर भी थी, मोमेंटम में भी थी। लेकिन मोमेंटम ये जनरलाइज केस है कि जब मोमेंटम हम बोलते हैं कि ये चेंज है इस फोर्स के लिए, मतलब ये फोर्स इनटू करके डेल्टा टी, वो बात सही है। इंपल्स क्या है कि पर्टिकुलरली हमने बोला है बेटा, पर्टिकुलरली हमने बोला है कि एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए बड़ा मैग्नीट्यूड वाला फोर्स, तो उस टाइम पे जो चेंज इन मोमेंटम होगा ना, उस टाइम के लिए उसी को हम बोल सकते हैं इंपल्स, उसको भी हम बोल सकते हैं इंपल्स। क्या बात है? बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए, बात याद रखना, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए। जैसे चपाट पढ़ना, आपको सड़क ऐसे करके एक झापट पड़ना है, तो छोटे टाइम इंटरवल के लिए, ठीक है, बहुत सही बात है। तो एक तरह से ये इंपल्स है, वो मोमेंटम ही है, चेंज इन मोमेंटम ही है। एक तरह से आप समझना चाहो तो ये इंपल्स है, वो भी एक तरह से चेंज इन मोमेंटम ही है। तो तुम लिख सकते हो तो कोई बात नहीं है, मुझे इसमें परेशानी नहीं है। ये एक तरह से क्या है? डेल्टा पी ही है। लेकिन याद रखना ये चेंज इन मोमेंटम कब है? जब छोटे टाइम इंटरवल की बात की जाए और बड़े फोर्स की बात की जाए, तो बड़े फोर्स की बात की जाए तो अगर मैं उस टाइप के फोर्स का एक डायग्राम ड्रॉ करूं ना, जैसे कि यहां पर मैं डायग्राम ड्रॉ करूं, ये फोर्स F वर्सेस टाइम t, तो ये फोर्स कैसा होगा पता है? देख, जब थोड़ा सा एक्सीडेंट होने की शुरुआत हुई तो वहां पर कुछ ज्यादा फोर्स नहीं, लेकिन फोर्स एकदम से बढ़ा, फिर ये घटा। तो इस टाइम पे फोर्स वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है और ये एरिया जो दे रहा है वो चेंज इन मोमेंटम भी दे रहा है और इंपल्स भी दे रहा है, लेकिन बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल। और उस टाइम इंटरवल के जो फोर्स एक्सपीरियंस होता है उसका एरिया हमें इंपल्स देता है। उस टाइम के लिए हम इंपल्स की बात करेंगे। हम किसकी बात करेंगे? इंपल्स की बात करेंगे। तो भूलना मत दोस्त, ये बहुत प्यारी और बहुत सुंदर सी बात है। चेंज इन मोमेंटम ही है, लेकिन समझना हम क्या बोलना चाहते हैं, बहुत छोटे टाइम इंटरवल के एक बहुत बड़ा फोर्स। जैसे हमें ना, हम ऐसा भी यूज करते हैं कि जैसे कैच करते हैं तो वहां पर है ना टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लेते हैं ताकि हमें झटका कम लगे, जैसे मैं dt को नीचे उतार दूं तो ये क्या हो जाएगा? इंपल्स डिवाइड बाय टाइम। तो मैं क्या करूंगा पता है कि टाइम को ज्यादा करने की कोशिश करूंगा। जैसे हमें कोई ऐसे कैच करना है तो आपने देखा होगा कि जब वो कैच करते हैं ना तो थोड़ा सा इसको ऐसे नीचे की ओर खींचते हैं ताकि टाइम इंटरवल बढ़ जाए। अगर टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा ना बेटा, तो एवरेज फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी, उस एक्सपीरियंस फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से बेटा। हाँ, आगे बढ़े क्या दोस्त? ठीक है, अब देख इसके क्वेश्चंस करते हैं तो फील आएगी। इसका मतलब ये हुआ ना कि फोर्स वर्सेस टाइम का एरिया होगा, वह हमें फोर्स वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वह हमें इंपल्स देगा। अरे हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फोर्स वर्सेस टाइम का जो एरिया होगा वो इंपल्स देगा। इसी स्लाइड में छोटा लिखा है, बाकी सब बड़ा बड़ा ही है। ठीक है। अब मुझे बताओ दोस्त, रेजिस्टिव मतलब अपोजिट। रेजिस्टिव फोर्स क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स। अपोजिट मतलब कि रोकने के लिए, आपको रेजिस्ट करने के लिए फोर्स किया जा रहा है। जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो लेकिन आपका दोस्त आपको परेशान कर रहा है, तो वो आपको एक रेजिस्टिव फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा है, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स आपके ऊपर लगा रहा है। मतलब नहीं चाहते हुए भी वो आपके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगा रहा है, आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है जी, बढ़िया बात।
आपको समझ में आया इंपल्स क्या है? इंपल्स एक छोटे टाइम इंटरवल के लिए लगने वाला लार्ज अमाउंट का फोर्स, जिसको हम इंपल्स कहेंगे। इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन में एफ एवरेज डॉट dt लिखा जाएगा। बढ़िया, ठीक है सर। और इंपल्स का ऐसे निकालने का तरीका है कि फोर्स वर्सेस टाइम का डायग्राम होगा, उसमें जो भी एरिया बनेगा वो इंपल्स भी कहलाया जाएगा और उसको चेंज इन मोमेंटम भी कहा जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक तरह से देखा तो चेंज इन मोमेंटम ही है, एक तरह से देखो तो चेंज इन मोमेंटम ही है जी। बढ़िया बढ़िया, ओके। अब आगे कहानी समझो। ये एक क्वेश्चन के मुझे बताओ कि इसमें से किसका इंपल्स सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है। इंपल्स में कंफ्यूज मत होना, इंपल्स लिखूं या फिर मोमेंटम लिखूं तो दोनों बात एक ही है। बस इंपल्स में क्या बात है कि हमें छोटे टाइम इंटरवल के लिए एक बड़े अमाउंट के फोर्स की बात की जा रही है। मैं एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, एक पोल क्रिएट कर रहा हूं, आप उसमें आंसर बताना। लो मोबाइल ही बंद हो गया। बताओ पोल में आंसर बताओ। चैट मैंने बंद कर दिया, चैट मैंने बंद कर दिया। पोल में आंसर बताओ, आप मुझे पोल में आंसर बताओ। तब तक मैं जल का सेवन कर लेता हूं। मजा आ गया भाई पानी पी के। मजा आ गया भाई पानी पी के, मजा। खत्म हो गया क्या पोल? सबमिट रिजल्ट कहाँ से दिखता है? ये लीडर बोर्ड। अरे वाह जी वाह जी वाह, लेकिन मैंने तो गलत आंसर टिक किया था। कैसे पता चलेगा कि सही आंसर कौन है? तो देखो मेरे पास एक लिस्ट आई है जो टॉपर नहीं है, जो टॉपर नहीं है। कौन पता है? एक हिमांशु, ये इशिका, फिर ये एंजल, ये वैष्णवी। क्योंकि मैंने कल गलत ऑप्शन को टिक किया था, राइट ऑप्शन दिया था, तो उसने उस हिसाब से एक लिस्ट बनाई है। वैभव, सृष्टि शर्मा, एंजल, कंबोज, आराध्या, हिमांशु, ये लिस्ट जो मेरी आई है ना, वो कोई टॉपर नहीं है, ये कोई टॉपर नहीं है। इन्होंने सब ने गलत आंसर दिया है जिसका मैंने नाम लिया है। वो इस वजह से बेटा क्योंकि मैंने गलत ऑप्शन टिक किया था, मैंने ए ऑप्शन टिक किया था और तुम सब ने ए आंसर दिया है। ए आंसर नहीं है। देख, जिसका एरिया ज्यादा होगा वो अपना आंसर होगा, क्योंकि हमें यह पता है कि इंपल्स क्या है। इंपल्स क्या है सर? एफ वर्सेस टी का एरिया, एरिया ऑफ एफ वर्सेस टी का ग्राफ। ठीक है सर, एरिया वर्सेस एरिया ऑफ एफ वर्सेस टी का ग्राफ, ऐसा लिखा था ना, एफ डॉट डी टी, एफ डॉट डी टी जी। बढ़िया, हमने ये लिखा था। तो देख, इस कहानी में से हम समझे थोड़ा, तो ये एरिया इतना सा है, आप कैलकुलेट कर सकते हो इसको। एरिया A1, यहां पर एरिया फोर्स वर्सेस टाइम का ही ग्राफ है, ये एरिया A2, यहां पर एरिया A3, ये एरिया A4। ठीक है, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा है दोस्त? बता, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा है? सीधी सी बात है, A2 वाला एरिया है वो सबसे ज्यादा है, तो बी ऑप्शन सटीक जाएगा। हाँ, बी ऑप्शन सटीक जाएगा। तो जिसने बी बोला था बबीता जी वाला, वो एकदम सही है। बी बोला था वो एकदम सही है। स्वर्णिमा, वो खुद से गिनना होगा 45 कैसे आया, वो मैंने होमवर्क में दिया था, कैलकुलेट यहीं करने के लिए बोला था, लेकिन किसी किसी का आंसर रहता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है। ठीक है बेटा, ओके ओके जी। जिन्होंने ए आंसर दिया था उनका हो चुका है मोए मोए। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, फिर आपको गोलू भाई वाली स्टोरी बताता हूं। मतलब सच्ची घटना, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सही में आपसे मैं जो मतलब मैंने प्रण लिया कि जो भी बताऊंगा सही बताऊंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ, सब्जेक्ट का भी और सब्जेक्ट के बाहर का भी। वाई नॉट सी? बिकॉज सी इज नॉट अ
बिग एरिया। सी के पास कितना एरिया है? बिकॉज यू आर अ सी। नो नो, इट्स नॉट अ रीजन। रीजन इज कि यहाँ पर सी का जो एरिया है वो बहुत कम है, जैसे कि तुम्हारा दिमाग बहुत कम है। तो हमें सी ऑप्शन नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 18 का क्वेश्चन है, एक्सरसाइज का 18 नंबर का क्वेश्चन है। क्या है देखना कि 2 बिलियर्ड बॉल्स जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, मास उनका दे रखा है 0.05 kg, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विथ द सेम स्पीड विथ 6 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड एंड रिबाउंड विथ द सेम स्पीड। ठीक है, मतलब ये दोनों है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब कोलाइड हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि दोनों इसी डायरेक्शन में आ रहे होंगे, तो ये 6 मीटर पर सेकंड से, ये भी 6 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं करता हूं, मतलब ये लिखता हूं वेलोसिटी v, मास m, मास m। जी बहुत बढ़िया बात, ये पहली घटना। ओके सर, फिर दूसरा, व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू ईच बॉल ड्यू टू द अदर। उसके बाद कहानी क्या थी सर? उसके बाद जैसे ये टकरा हुआ, दोनों के बीच में मतभेद हुआ, फिर दोनों इसी वेलोसिटी के साथ भाग गए, इसी वेलोसिटी के साथ वापस भाग गए। जी बढ़िया, इसी वेलोसिटी के साथ भाग गए। ये क्यों हुआ होगा? क्योंकि सर जी यहां पर एक तगड़ा फोर्स एक दूसरे के ऊपर लगा होगा। ये मिडल में क्या हुआ होगा पता है? दोनों के मिडल में क्या हुआ होगा? एक दूसरे के ऊपर दोनों ने फोर्स लगाए होंगे। जैसे कि इसके ऊपर फोर्स लगा इस डायरेक्शन में, और इस बॉल के ऊपर इस डायरेक्शन फोर्स लगा, तो ये 5 नंबर वाला है, ये 5 नंबर वाला है वो भागा, ये 4 नंबर वाला भी ऐसे भागा। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर ये बात लिखी। हाँ जी बढ़िया। तो अब इसमें हमें निकालना क्या है? इंपल्स निकालना है, हमें निकालना है इंपल्स। हमें निकालना क्या है इसमें? इंपल्स। इंपल्स एक तरह से होता क्या है? चेंज इन मोमेंटम लिखो या एफ डॉट dt लिखो, बात एक ही है दोस्त, लेकिन यहां पर फोर्स के कोई लेना देना नहीं है, तो हमने सीधा चेंज इन मोमेंटम से कर लिया। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपने देखा है किसी एक के ऊपर लगने वाला फोर्स या किसी एक के ऊपर लगने वाला, दोनों का चेंज इन मोमेंटम कैसे कैसे लिखा जाएगा? सीधी बात है, यहां से क्या लिखोगे आप देखना। इनिशियल में मोमेंटम क्या था? किसी एक का भी निकाल लो तो mu था। ठीक है, m मतलब किसी एक का निकाल लो, किसी एक का निकाल लो, किसी भी एक का इंपल्स, किसी भी एक का। हम गिन रहे हैं अभी, मान लो कि 4 नंबर वाले का। ठीक है, 4 नंबर वाले का इंपल्स, 4 नंबर वाले का इंपल्स निकाल रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर वाले का या 5 नंबर वाला। ठीक है, 5 नंबर वाला पहले, ये 5 नंबर वाले का इंपल्स निकाल रहे हैं। तो 5 नंबर वाले का इनिशियल में मोमेंटम क्या था? तो 5i। देख ये राइटवर्ड डायरेक्शन में, तो m इंटू वी राइटवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब फाइनली क्या लिखा जाएगा उसका मोमेंटम? सर फाइनली मोमेंटम लिखा जाएगा मोमेंटम 5f। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस में mv, तो चेंज इन मोमेंटम फॉर 5 क्या लिखा जाएगा? सर p फाइनल माइनस इनिशियल, p फाइनल माइनस p इनिशियल। फाइनल क्या है? फाइनल माइनस mv, माइनस में इनिशियल mv, तो ये माइनस में 2mv, माइनस में 2mv। तो 5 वाले के लिए जो है आंसर आ रहा है वो है माइनस में 2mv। आंसर एक बार मतलब लिख दो यहां से, m की वैल्यू कितनी है, v की वैल्यू कितनी है, वो एक बार लिख लेना अपन। ठीक है, अब दूसरे वाले के लिए एक पहली कहानी, ये कौन से बॉल के लिए थी? बॉल नंबर 4। ठीक है, ऐसे ही बॉल नंबर 5 के लिए अपन गिन रहे हैं, बॉल नंबर 5 के लिए। तो देख, अरे यार बॉल नंबर ऊपर वाला था, वो बॉल नंबर कौन सी थी? 5 थी। अब हम 4 के लिए गिन रहे हैं ना। हाँ, अब हम 4 के लिए गिन रहे हैं, ये 5 के लिए था, अब हम बॉल नंबर 4 के लिए गिन रहे हैं। ठीक है, तो 4i और 4f। देखना 4 वाला पहले इसी तरह डायरेक्शन में आ रहा है, तो mv वेलोसिटी से माइनस। ठीक है, 4f फाइनल राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, हम x की इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहे हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन को -x मान रहे हैं। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन है, भूलना मत। ओके जी, तो ये आया सर प्लस में mv, दोनों का डिफरेंस लो दोस्त, तो डेल्टा p 4 नंबर वाले के लिए, पहला वाला p फाइनल मतलब कि mv माइनस p इनिशियल, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 2mv लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा दोस्त? 2mv लिखा जाएगा। तो इंपल्स 4 कौन सा नंबर वाला? 4 नंबर वाला, तो 4 नंबर वाले के लिए इंपल्स लिखा जाएगा 2mv। 2m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05। v की वैल्यू कितनी दे रखी है? 6 6 12 इंटू 5, डिनोमिनेटर में लिख लिया -2, 6 12 50 60, तो ये 0.6 हो जाएगा। मेरे ख्याल से 0.6 सही आ रहा है, देख तो एक बार, किलोग्राम, मतलब ये न्यूटन में भी लिखा जा सकता है ना। देख इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकेंड।
ऐसा भी तो लिख सकते हैं। यहां पर आ जाएगा माइनस में 0.6 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो इंपल्स दोनों के ऊपर सेम सेम लेकिन अपोजिट मैग्नीट्यूड का। आप समझ पा रहे हो, दोनों में इंपल्स जो लग रहा है वो सेम सेम लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। ये इंपल्स है वो दोनों में सेम सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। आप मेरी बात समझ पाए दोस्त? इंपल्स देख दोनों में सेम सेम, मतलब कि इंपल्स एक बॉल के ऊपर लगने वाला ये इंपल्स आई, दूसरे बॉल के ऊपर लगने वाला इंपल्स आई, वो दोनों के लिए सेम सेम। ये I5 और I4 ये दोनों इक्वल इक्वल ही है लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। हाँ बहुत सही बात, 10 की पावर में कर दिया। अरे तुम आंसर कैलकुलेशन कर लो ना, दोनों सेम सेम ही तो आ रहे हैं दोस्त। हाँ मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेशन की, 0.6 आएगा तो 0.6 ही तो लिखा है मैंने, 0.6 न्यूटन पर सेकंड। ठीक है, न्यूटन इंटू सेकंड। अरे वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत, अरे वाह दिवांशी जी, बहुत बहुत सारे बच्चों ने सही 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 आंसर दिया, बहुत सही बहुत सही। तो आपको इसका मतलब समझ में आया कि दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, ये मैंने एक 5 की बात की, मैंने एक बार क्या बात की, मैंने एक बार 5 नंबर वाले की बात की और एक बार 4 नंबर वाले की बात की। आप समझ रहे हो इस कंडीशन को? मैंने एक बार बॉल नंबर 5 की बात की और एक बार बॉल नंबर 3 की बात की। अब कहानी समझ रहे हो? यहां पर कहानी समझ रहे हो कि दोनों के ऊपर जो इंपल्स लग रहा है, दोनों के ऊपर जो इंपल्स लग रहा है वो इंपल्स सेम इन, ये इंपल्स लग रहा है वो सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो ये न्यूटन बाबा का कौन सा लॉ हो गया? ये न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ हो गया जी। बढ़िया, न्यूटन बाबा ने यही तो कहा था, न्यूटन बाबा ने यही तो कहा था सर कि टू एवरी एक्शन देयर इज an equal and opposite reaction। आप जैसा करोगे आपको सामने वैसा ही मिलेगा, आपको सामने वैसा ही मिलेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई दोस्त? हाँ, आप जैसा करोगे आपको वैसा ही भुगतना पड़ेगा। वहां पर 2 बॉल की कहानी हो रही थी, वही कहानी यहां पर भी हो रही है। देख दोस्त, वही कहानी यहां पर भी हो रही है। अगर आप मुझे गद्दारी बोलोगे तो भगवान आपको वैसा ही कुछ सामने प्रकट करेगा। ठीक है ठीक है, एक बात मुझे बताओ, एक बात मुझे बताओ दोस्त, कि अगर मतलब ये बिलियर्ड बॉल वाला ही एग्जांपल था, दोनों की वेलोसिटी, मतलब यही कहानी थी ना, ये V से गया, ये V से आया। ठीक है सर, यहाँ पर ये वापस इस तरफ V से जा रहा था, ये इस तरफ V से जा रहा था। तो इन दोनों में घटना क्या हो गई थी कि जो इंपल्स लग रहा था दोनों में, किधर गई पेन ही भूल गया मैं तो। जो ये घटना क्या हो रही थी, ये क्यों इस तरफ गया? 5 नंबर वाले को क्या ऐसा हुआ कि इस डायरेक्शन में जा रहा था और कंटिन्यूस उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। ये जस्ट बिफोर द कोलिजन, ये जस्ट आफ्टर द कोलिजन और एट टाइम कोलिजन, ATC एट टाइम कोलिजन। तो ये क्यों, इसको क्या मजा आया होगा 5 नंबर वाले को कि ये इस अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा? मजा नहीं आया सर, 4 नंबर वाले ने पीट दिया, 4 नंबर वाले ने रास्ते में पीट दिया तो ये अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगा। इस डायरेक्शन में इसको इंपल्स फील हुआ है। 5 नंबर वाले को इंपल्स फील हुआ था, किसकी वजह से? 4 नंबर वाले की वजह से। हाँ जी बढ़िया, सेम बात यहां पर भी कि सर 4 नंबर वाले को, 4 नंबर जैसा 4 नंबर वाले ने 5 नंबर को धकेला, समझो 5 नंबर तुम और 4 नंबर तुम्हारा कोई है। ठीक है, तो 5 नंबर वाले ने तुम्हें ऐसे धकेला, 5 नंबर वाले को मतलब तुम्हें किसी ने ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में धकेला, तुम इस डायरेक्शन में जा रहे थे, तुम्हें किसी ने धकेला। तो सेम बात है कि उस 4 नंबर वाले को भी ये भुगतना पड़ेगा। तो इस 4 नंबर वाले को भी एक इंपल्स फील हो रहा है, ये I4 due to 5 तुम्हारी वजह से एक अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब आप समझ रहे हो दोस्त कि तुम्हें जब हम थप्पड़ मारते हैं ना तो वो थप्पड़ हमें भी लगती है, वो थप्पड़ हमारे सीने में भी लगती है, वो थप्पड़ हमें भी लगती है दोस्त। हम किसी को बताते नहीं है और आपको चमाट लगती है, आपको ये थप्पड़ लगता है तो आपकी थप्पड़ सबको दिखाई देती है। हमारे हाथ पे जो लगता है वो किसी को दिखाई नहीं देता। तो आप अब तक गलत सोच रहे थे कि अगर टीचर आपको मार रहा है तो सिर्फ आपको दर्द होता है, ऐसा नहीं है। देयर इज अ इक्वल अपोजिट रिएक्शन। हाँ, हमारे हाथ में भी दर्द होता है। तो क्या चाहते हो सर? ठीक है सर, तो ये एक एक्शन हुई, ये इसकी रिएक्शन हुई, ये इसकी रिएक्शन हुई। ठीक है, मतलब मैं फोर्स बताना चाहता था कि ये फोर्स सेम, ये F1 ऑफ 5 और ये F दोनों इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और 2 डिफरेंट बॉडी पे होंगे। अब देख, मैं क्वेश्चन पूछ लूँ दोस्त, मुझे भी एक डाउट है। सोमिया जी पूछ रही है कि सर डाउट है, लेकिन मुझे भी एक डाउट है।
तो मारते क्यों है? मारते क्यों है? देख अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको ये पूछ रहा था दोस्त कि मुझे एक बात बता, अगर मान ले कि मैंने आपको थप्पड़ मारी, सर बात बात पे मारने की बात क्यों करते हो? अरे ठीक है, अगर मैंने आपको थप्पड़ मारी दोस्त, और इसके बदले में आपने क्या किया पता है? आप उस टाइम पे तो कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, मान लो कि ऑफलाइन क्लास है, मैंने आपको थप्पड़ मारी या मैंने यहां से आपको रोस्ट किया, ठीक है। अब हुआ ये इसके बाद कि अरे सर हाँ, मजा आ रहा है, चैट पब्लिक कर दूं, अरे यहां बात अलग चल रही है, मैं बोल रहा हूं न्यूटन बाबा का लो, तो ये कहां से रिलेट कर रहे हैं? बता, मैं एक बात बताता हूं, देख मैंने क्या बताया, मैंने भाई पूछा तुमसे कि भाई देयर इज एवरी एक्शन देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हाँ जी सर, हमें समझ में आ गया। अब मैंने बोला कि ठीक है, जैसा आप करोगे वैसा आप पाओगे, इट मीन्स कर्मा इज बैक। तो ठीक है, जैसे मैंने कर्मा बोला तो वहां से बात जुड़ गई धार्मिक रूप में, और धार्मिक रूप में से सर आप प्रयागराज कब आओगे, सर आप जगन्नाथपुरी कब आओगे? अरे रुक जाओ दोस्त, थोड़ा पढ़ा लेने दो, अभी सिलेबस बाकी है, सैलरी कट जाएगी। ऐसा नहीं चाहते हैं कुछ भी, ठीक है। क्या चाहते हैं? मैं मेरा एक क्वेश्चन खत्म कर दो, उसके बाद अपन, हाँ मैं स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैं ये बता रहा था देख कि अगर मैंने आपको थप्पड़ मारी, ठीक है, सुनना यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही में पूछ रहा हूँ। अगर मैंने आपको थप्पड़ मारी, लो पब्लिक कर दिया, मैंने आपको थप्पड़ मारी, अब थप्पड़ ज़्यादा बकवास करोगे तो मारूंगा थप्पड़ सच में, वहाँ आके मारूंगा, अरे एक मारूंगा ना थप्पड़ गुलटी मार लोगे। अब देख मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर मैंने थप्पड़ मारी आपको और आप उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपको ये बात दिमाग में बैठ गई, क्योंकि जब रवि सर ने आपको थप्पड़ मारी तब क्लास में वो भी बैठी हुई थी और उसके सामने रवि सर ने बेइज्जती कर दी और बेइज्जती के बाद एक थप्पड़ भी लगा दी। लेकिन क्या करें, टीचर तो टीचर है, तो हम क्लास में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्लास के बाद जैसे ही रवि सर का लेक्चर ख़त्म होगा और वो कहीं बिजी होंगे, जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद मैं जाऊंगा पार्किंग में, किसी ना किसी साधन से तो वो आते होंगे ना, और अगर वो इंस्टीट्यूट किसी साधन से आ रहे हैं तो वो जा भी रहे होंगे उसी साधन से, तो क्यों ना रवि सर की गाड़ी की हवा निकाल दी जाए। क्या बोलते हो, कर दिया जाए ऐसा कांड? तो कर दिया कांड। तो देख मैंने आपको थप्पड़ मारा, दैट इज अ एक्शन, अब आपने मेरी गाड़ी की हवा निकाल दी, दैट इज अ रिएक्शन। तो मैं आपको ये पूछ रहा हूं कि क्या पंचर कर दिया, हवा निकाल दी मतलब पंचर कर दिया, हाँ। तो देख मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्या आपके दिमाग में बात बैठ गई कि ये एक्शन और रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है? क्या ये एक्शन और रिएक्शन का बेस्ट एग्जांपल है? आपके दिमाग में बात बैठ गई? हाँ जी, अरे बता, अरे बैठ गई हो तो स्वाहा बोलो, क्या आपको ये एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल समझ में आ गया? देख इंस्टेंट, मतलब ये क्लास जैसे ही खत्म हुई, नीचे गया, हवा निकालती रही सर की गाड़ी की, अब कैसे जाएंगे घर, कैसे जाएंगे किसी को मिलने नहीं जा रहा, मैं अपने घर ही जाता हूँ सीधा, दाल चावल भी बनाने होते हैं, तुम्हारी तरह वेल्ला नहीं बैठा हूँ। हाँ तो ये बता रहा था घर की बड़ास क्यों निकाल रहे हो सर? ठीक है, मैं बता रहा था कि क्या आपको ये समझ में आ गया, स्वाहा, ये आया ना मजा, मुझे यही मजा चाहिए था, तुम्हारे स्वाहा की ऐसी तैसी, तुम्हारे लॉजिक की ऐसी की तैसी। ये गलत एग्जाम्पल है दोस्त, ये गलत एग्जाम्पल है, स्वाहा वाली चैट रोक दो, ये गलत एग्जाम्पल है। देख याद रखना कि हम बोलते हैं कि कर्मा और या न्यूटन बाबा का तीसरा लो वो सही है, लेकिन कर्मा में खास बात ये होती है कि वो टाइम लेता है। जब थप्पड़ लगाता है तो अपोजिट वाली जो रिएक्शन आती है ना वो बहुत ताकतवर आती है तुम्हारी एक्शन से। दोनों के बीच का डिफरेंस समझाता हूं। तुम न्यूटन बाबा को अपने कर्मा से क्यों जोड़ रहे हो? कर्मा वाला तो और भी पावरफुल है। कैसे पावरफुल है मैं बताता हूं, देख दोनों के बीच का डिफरेंस बताता हूं। कर्मा वाला और भी पावरफुल है। कैसे कि जब वो
लौटाता है तब पहले से ज्यादा ताकतवर तरीके से लौटाता है, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। जबकि न्यूटन बाबा के तीसरे लॉ ने तो ये बताया था कि देयर इज एवरी एक्शन हैव अ अपोजिट, मतलब सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होगी। तो सेम मैग्नीट्यूड वाला है, जितना तुमने दिया उतना सामने उनको मिला, तो इतना सामने तुमको मिला। और ये इंस्टेंट है कि उसी टाइम पे कहानी हो जाएगी, उसी टाइम पे कहानी हो जाएगी। जबकि भगवान वाली स्टोरी तो बाद में है कि आज तुम काम कर लो, आज तुम कांड कर लो, तुम्हारे आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। हाँ, तो दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस आपको समझ में आया कि जब कर्मा वाली बात है वहां पर टाइम डिले है कि आज तुमने कुछ किया है उसका परिणाम आपको थोड़े समय के बाद मिलेगा, लेकिन बहुत भयंकर मिलेगा। तुम्हारा एक छोटी गलती आज है, कल बड़ा परिणाम मिलेगा। तुमने अच्छा काम आज किया है, उसका बहुत अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। जबकि न्यूटन बाबा ने तो सिर्फ इतना बताया कि आज काम किया तुम्हें उसी इंस्टेंट पे रिजल्ट मिल जाएगा, उसी इंस्टेंट पे रिजल्ट मिल जाएगा। और रिजल्ट भी कैसा होगा, तुमने जिस हिसाब से काम किया है उसी हिसाब से तुम्हें काम मिल जाएगा, उसी हिसाब से तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। क्या दोनों के बीच का डिफरेंस समझ में आया दोस्त? हाँ, दोनों के बीच का डिफरेंस। बोल रहा है न्यूटन की ऐसी की तैसी, मारूंगा एक झापट तुझे। हाँ, मारूंगा एक झापट। ठीक है, परफेक्ट यहां तक का एग्जांपल, परफेक्ट। तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, लेकिन जब भी कहीं बात आए एक्शन रिएक्शन पेयर की तो दिमाग में बात ये बिठा देना कि एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए कुछ कंडीशंस होती है। और ये कंडीशंस क्या है कि ये कंडीशन है कि ये साइमल्टेनियसली एक्ट करती है और दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करती है। साइमल्टेनियसली मतलब उसी इंस्टेंट पे आपको जवाब मिल जाएगा। ये मैंने थप्पड़ लगाया तो उसी इंस्टेंट पे मेरे हाथ पे जो एक हाथ पे जोर लगाए ना, वह है उस इंस्टेंट का रिएक्शन। ठीक है सर, तो अकर इंस्टेंटली मतलब कि इंस्टेंटेनियस है, उसी इंस्टेंट पे कहानी हो जाएगी। ठीक है, एक्शन रिएक्शन, एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन, ये भी हमें पता है। एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ये भी हमें पता है। देख यहां पर दो, एक बॉल है उसके नीचे बॉक्स है, तो बॉक्स के नीचे ये फोर्स लग रहा है एन, और जबकि ये बॉल के ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की डायरेक्शन में एन। ठीक है, ये इक्वल इक्वल है, इक्वल इक्वल है। हाँ जी, बढ़िया, ये इक्वल इक्वल है। फिर एक्ट ऑन अ डिफरेंट बॉडी, दो डिफरेंट बॉडी के ऊपर ये एक्ट करेगा, ये भी दिमाग में रखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टार वाला पॉइंट है, याद रखना। ये गलतियां आप कर देते हो, मुझे पता है, इसलिए अलग से लिख के लाया हूं, सजा के लाया हूं। मुझे पता है ना तुम कहां पर फंसते हो, मुझे पता है ना तुम कहां पर फंसते हो। अब इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड सेम इन नेचर। ठीक है, सेम नेचर का होगा, मतलब अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशन टाइप का होगा, अगर ये नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स टाइप का होगा। ठीक है, परफेक्ट यहां तक की बात। इसमें कोई भी समस्या दोस्त, इसमें कोई भी समस्या, इसमें कोई भी समस्या, इसमें कोई भी समस्या है क्या दोस्त आपको? हाँ ठीक है, अब देख, अब मैं स्टोरी सुनाने वाला हूं, अब मैं स्टोरी सुनाने वाला हूं। ये गन वाली कहानी, टैंक वाली कहानी बाद में बताता हूं, अब मैं स्टोरी सुनाता हूं तुम्हें। स्टोरी है दोस्त कि हाँ बताइए रहा था, देख सही में बता रहा हूँ, सही में स्टोरी बता रहा हूँ, कोई मस्ती नहीं कर रहा हूँ। देख सत्य घटना पे आधारित ये स्टोरी है, तो कोई हंसी मजाक वाली बात नहीं है, और मैं ना ही उस मूड में भी हूँ कि हंसी मजाक आपसे करूँ, एक सही में स्टोरी बताता हूँ। हम जब है ना, हम तो ऑफलाइन क्लास वाले हैं दोस्त, हम आपकी तरह ऑनलाइन क्लास में थोड़ी थे, हम ऑफलाइन क्लास वाले। तो मैं और मेरा दोस्त यानी कि आपको पता है कौन, गोलू भाई, मेरा दोस्त यानी कौन, गोलू। आपको पता है ये बात, आपको ये बात पता है, मेरा दोस्त यानी कि गोलू। तो उस गोलू ने ना, मतलब मुझे तो थोड़ी बहुत समझ में आ जाती थी, मैं तो फिर भी होशियार था, तुम्हारा मास्टर जी तो बचपन से होशियार था, लेकिन ये गोलू बहुत बेकार था, ये गोलू है वो बहुत बेकार था। तो उसने ना एक बार, मतलब बेलू जैसे वो बेकार था पढ़ने में, वैसे वो बदमाश भी था। तो उसने एक बार लेटर लिख दिया। तुम सोचो अगर तुम्हें फिजिक्स हार्ड लगती है तो तुम क्या कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, तुम सोचो। अगर फिजिक्स, अरे कहानी सुन रही है तो सुनो, हाँ वरना जिसको जाना है वो जा सकता है। मैं बता ये रहा था दोस्त कि अगर तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही है तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मजाक, अरे भाई वो दोस्त है, मजाक उड़ाने में तो कोई परेशानी नहीं है। हाँ, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, झूठ नहीं, अरे नहीं, तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हो। अगर तुम्हें फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे। फिजिक्स अगर समझ में नहीं आ रही तो तुम क्या करोगे। सही बात है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रही तो हम बोल रहे सुसाइड करेंगे, एक रहे भाई मारूंगा, एक सुसाइड करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।
हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बहुत बहुत सही आंसर है। मतलब भाई ये सुसाइड वाला कौन है यार? सुसाइड वाला कौन है? ये गजब है। हाँ भाई, भाई इनका अलग चल रहा है देख। तो गोलू ने सुसाइड तो नहीं किया, लेकिन उसने है ना, मतलब बेवकूफ़ तो पहले से था, और समझ में तो वैसे भी नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पास जो बुद्धि है वो बहुत जाडी टाइप की है, बहुत मोटी टाइप की है। तो उसने किया ये, एक बार फिजिक्स को लेटर लिखा, फिजिक्स को लेटर लिखा। अब उसने, मतलब बात ये थी कि हम रहे गुजराती मीडियम वाले, ठीक है, हम रहे गुजराती मीडियम वाले। तो गुजराती मीडियम वाले की मतलब खास बात ये होती है कि मतलब हिंदी हिंदी थोड़ा मैच करता है, हिंदी थोड़ा मैच करता है, इंग्लिश अलग हो जाती है। जैसे आप फिजिक्स बोलते हो, गुजराती में इसको भौतिक विज्ञान बोला जाता है, और हिंदी में इसमें भौतिकी कहा जाता है, भौतिकी कहा जाता है, ठीक है। तो उसने ना एक बार लेटर लिखा, वो लेटर आज भी हम पूरे ग्रुप वालों ने उसकी जेरोक्स बनवा रखी है। मजाक नहीं कर रहा हूं, तुम चाहो तो मतलब सर्च कर लेना, सर्च क्या, मैं कभी तुम्हें मिलवाऊंगा अपने दोस्तों से तो बताऊंगा तुम्हें कि हमने उस लेटर की जेरोक्स करवा रखी है दोस्त। हमने उस लेटर की बोल रहे हाथ की नस काट लूंगा, दीपांशु जी बोल रहे हैं। अरे सुन लो, बात सुन लो। अब तो क्या किया भाई पता है, कि हमने उस लेटर की जेरोक्स करवा ली, हमने उस लेटर की जेरोक्स करवा ली। अब जेरोक्स करवाई, मतलब वो वाली जेरोक्स अभी भी मेरे पास है। तो वो लेटर है, वही 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 ये यही वाला लेटर है, वो आपके सामने दिखा रहा हूँ। देखना, चाहो तो तुम पढ़ भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मैं आपको पढ़ा के दिखा रहा हूँ। वो लेटर में उसने भाई ने क्या लिखा पता है? प्रिय भौतिकी, मैं सुना रहा हूँ आपको। प्रिय भौतिकी, मैं जानता हूँ तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे बिना क्लास 11th पास नहीं कर सकता। सुन रहे हो दोस्त? उसके शब्दों पे ध्यान दे। वैसे उसको कुछ नहीं आता है, अगर उसको 2 लाइन बोलने के लिए अगर स्टेज पे खड़ा कर दो ना, क्या 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 बोलना है, क्या वैसे कर देगा। लेकिन उसके शब्द देख रहे हो? प्रिय भौतिकी, मैं जानता हूं तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे बिना क्लास 11th पास नहीं कर सकता। तुम्हारे न्यूटन के लॉज, तुम्हारे आइंस्टाइन की थियरीज मुझे बहुत पसंद है, लेकिन दूर से। जब मेरे पास आता है ना, तब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। भाई इसके भाई ये कभी कभी सर अगर बोल भी देना कि तुम पेपर में ज्यादा लिख के आना, ज्यादा पेपर में लिख के आना, तब भी ये छोड़ के आ जाते, क्योंकि इसके पास शब्द ही नहीं होते थे। और यहां पर ये कैसे लिख रहा है कि प्रिय भौतिकी, मैं जानता हूं तुम्हें समझना बहुत मुश्किल है, पर मैं तुम्हारे बिना क्लास 11 पास नहीं कर सकता। तुम्हारे न्यूटन के लॉज, आइंस्टाइन की थियरीज मुझे पसंद बहुत है, लेकिन दूर से, लेकिन दूर से। जैसे ही मेरे सामने आती है, जैसे ही मेरे सामने आती है, मैं कंफ्यूज्ड हो जाता हूं। हे भौतिकी, प्लीज मुझे समझ जाओ, मैं तुम्हारा आजीवन बन के रहूंगा। भाई तो क्या बताए, प्रिय भौतिकी प्लीज मुझे समझ जाओ, मैं आजीवन तुम्हारा बन के रहूंगा। और ऊपर खत्म नहीं किया, ऊपर नीचे लिखता है, नीचे लिखता है ये गुलू भाई, लिखित मतलब लिखतिन, गुजराती में तो लिखनित बोलते हैं, ठीक है, लेकिन लिखनित, तुम्हारा अपना गोलू, तुम्हारा अपना गोलू। तो देख ये बात हमें तो पता चल गई कि ये गोलू भाई ने ये प्रेम पत्र लिखा है, जो वही जो भी है, मतलब सही में ये कि प्रेम पत्र वाला मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन आप शायद उस सेंस में ले रहे हो, तब तक ठीक है। देख अब ये गोलू भाई ने रखा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस घटना पे बात है, मतलब ये हुआ था। तुम चाहो तो मेरे जितने भी दोस्त हैं उनसे मतलब बात कर लेना, टैग कर लेना, ये हुआ है, ये घटना बनी है, ये जेरोक्स कॉपी है, हम सबके पास है, हाँ हम सबके पास है। तो भाई ने ये रखा अपनी भौतिकी की किताब में, ये सोच के कि ये भौतिक किताब में रहेगा, इसको अच्छा लगेगा, तो इसको अच्छा लगेगा, इस किताब को अच्छा लगेगा, तो मुझे कभी ना कभी तो समझ में आ जाएगा। तो उसने इस हिसाब से रख दिया भाई। अब इसके साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है, तुम सोचो, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, सोचो, बुरे से बुरा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? हाँ, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? बताओ इसके आगे की कहानी क्या हुई थी, बताओ इसके आगे की कहानी क्या हुई थी? तुम भी लिखते हो क्या?
हाँ, किसी ने पकड़ लिया, किसी ने पकड़ लिया। अब ये टीचर ने पकड़ा या फिर पेरेंट्स ने पकड़ा, लेकिन लंका तो गोलू भाई की लगने वाली थी, ये बात तो पक्की थी। तो तुम आगे की कहानी अपने हिसाब से जोड़ लेना, क्या हुआ था वो दर्दनाक कहानी में वापस नहीं बता सकता, तुम अपने हिसाब से आगे इमेजिन कर लेना, ठीक है। हर स्टोरी हर बात बताई नहीं जाती है, हर स्टोरी हर बात बताई नहीं जाती है, ठीक है। आगे की कहानी तुम समझ सकते हो क्या हुआ है। फिर गोलू हमारा क्लासमेट नहीं रहा था, गोलू हमारा जूनियर बन के आगे बढ़ रहा था। हाँ हाँ हाँ, तो उसके बाद गोलू हमारा क्लास का हिस्सा नहीं रहा, गोलू हमारा जूनियर बन के आगे जिया जी। बहुत बढ़िया बात, ठीक है। तो देखिए कहानी हो चुकी थी ये सत्याग्रह। मैं सही में बोल रहा हूँ कि इसमें कुछ झूठ नहीं है, इसमें कुछ मैंने बेलसेल नहीं किए, सही में कुछ नहीं किए दोस्त, कुछ नहीं थे। अरे भाई कुछ नहीं मतलब कुछ नहीं, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो आप मेरे पे, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो आप मेरे पे? अरे ये गलत बात है। ठीक है, क्या पढ़ने का मन है तुम्हारा? क्या पढ़ने का मन है तुम्हारा, या छुट्टी कर दूं? हाँ, आज आप एक सबको, आज आप सबको एक मैसेज देता हूं मैं, ठीक है। यू कैन ट्राई दिस वन, मतलब कि आज आप सबको है ना फिजिक्स को प्रेम पत्र लिखना है। क्या करना है? फिजिक्स को प्रेम पत्र लिखना है, लेकिन ऐसी वैसी लैंग्वेज में नहीं, तुम्हारी खराब लैंग्वेज में नहीं, खराब लैंग्वेज में नहीं, ठीक है। फिजिक्स को लिखना है प्रेम पत्र। तुम अपने जीवन में तो कभी नहीं लिख पाए हो गया आस पास अड़ोस पड़ोस में, लेकिन आज फिजिक्स को लिखना है, ठीक है। हाँ हाँ, तो आज आपके लिए एक टास्क रहेगा, होमवर्क रहेगा, क्या कि फिजिक्स को आपको एक लेटर लिखना है। किसको? भौतिकी को। भौतिकी कौन है वो किसी को बताना नहीं है, ठीक है। साथ में मुझे टैग करना, कौन कितना अच्छा लिख सकते हैं वो देखेंगे, कौन कितना अच्छा लिख सकते हैं वो देखेंगे। हाँ, और अच्छी बातें लिखनी है, अच्छी बातें, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव लिखेगा उसको चुन चुन कर पकड़ के मैं मारूंगा, उसको समझाऊंगा मैं न्यूटन बाबा का तीसरा लॉ क्या होता है। तो ये आपका टास्क रहेगा, ये आपका टास्क रहेगा। हाँ, बच्चे बोल रहे हैं कि छुट्टी 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 छुट्टी, ठीक है खत्म कर ही देता। अशोक भाई, अरे अशोक भाई, अरे हट अशोक भाई, मारूंगा एक झापट, पढ़ ले। इतनी स्टोरी किस लिए बताई है? पढ़ाने के लिए। अभी एक टॉपिक बाकी है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बात करते हो छुट्टी 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 छुट्टी। अभी तो मैंने बताया कि गन चलाना और ट्रेन चलाना भी हमें सीखना है। कैसे भाग रहे हो तुम? मारूंगा एक थप्पड़, छुट्टी छुट्टी छुट्टी। हाँ देख, किसके लिए बात बताई थी? ये कंसेप्ट समझाने के लिए। तुम्हें तो मेरे घर की बात बताई, हमारे दोस्तों के बीच की बात बताई, तुम्हें भी अपना दोस्त मान के समझाई ये बात। भाग रहे हो कहानी सुन के। गद्दार गद्दार। हाँ, ये कर्मा रिटर्न हुआ ना, कर्मा। छुट्टी 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 बोल रहे थे, छुट्टी छुट्टी बोल रहे थे। गद्दार, स्टोरी सुन के रुक नहीं रहे हो और छुट्टी के बारे में बात कर रहे हो। देखो आगे की बात है, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये कहानी क्या होती है? इसको से ना छोटे शब्दों में पीसीएलएम भी कहा जाता है, तो भूलना मत इसको। छोटे शब्दों में कभी कभी मैं पीसीएलएम लिख दूं इन फ्यूचर, तो याद रखना पीसीएलएम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हर एक जगह का एक पहला अक्षर उठाया है। अब देखिए कहानी क्या है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरैक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। मतलब कि ये बुलेट और गन का एग्जांपल लेते हैं, समझना, बुलेट और गन का एग्जांपल लेते हैं। इसका मतलब ये है कि अपने पास एक बुलेट और एक गन है, ठीक है। अब देख, ये गन में अंदर बुलेट पड़ी हुई है जी, बढ़िया बन, ये 10-15 मिनट, ठीक है। ये गन, ठीक है, इसके अंदर बुलेट है। हमने सट करके बुलेट मारी, हमने सट करके ऐसे गन चलाई, ठीक है सर, ये बाहर निकली, तो ये एक सिस्टम हुई। देखिए बुलेट प्लस गन एक सिस्टम हुई। क्या हुई है? गन प्लस बुलेट सिस्टम। सिस्टम में कौन है? छोटे, SYSTEM। इस सिस्टम में कौन कौन है? सर ये पूरा डब्बा बना दिए, एक पूरी सिस्टम है। इस सिस्टम में गन प्लस बुलेट है, गन प्लस बुलेट है। तो ऐसी आइसोलेटेड आप सिस्टम सोचो, इसमें आप आइसोलेटेड सिस्टम सोचो। इस सिस्टम को अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स कोई प्रोवाइड नहीं कर रहा, आइसोलेटेड का मतलब ये हुआ कि हमने इसको दुनिया से सेपरेट कर दिया है।
क्या कर दिया है, दुनिया से हमने सेपरेट कर दिया है। तो दुनिया में एक दुनिया एक तरफ और दुनिया के अंदर की ये बंदूक और उसकी गोली, गोलू भाई वापिस आ गया, उसकी गोली एक तरफ। तो आइसोलेटेड मतलब हमने उस दुनिया से इसको अलग कर दिया है, ये अलग कर दिया है। ठीक है सर, तो हाँ ये चिकारा भाई की गन, ठीक है, चिकारा भाई इसमें नहीं है, चिकारा भाई तो बस दूर के बैठ के देख रहे हैं। तो चिकारा भाई की गन और उसकी बुलेट, ये भी हमारे लिए सिस्टम है, चिकारा भाई की गन और उसकी बुलेट, ठीक है, ये हमारे लिए एक सिस्टम हुई, ये दुनिया से सेपरेट कर दी गई है, इसका मतलब कि ये आइसोलेटेड है। क्या हुआ, आइसोलेटेड है। ठीक है, तो आइसोलेटेड सिस्टम के लिए बोला जाएगा कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाइड नहीं है, क्या नहीं है दोस्त, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, नेट एक्सटर्नल फोर्स, देख एक्सटर्नल इंटरनल यहां पर काउंट नहीं होंगे, कोई एक्सटर्नल फोर्स अगर नहीं अप्लाइड है तो फिर तो भी नेट जीरो है, तो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा, उस चीज का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। ये कैसे कह दिया सर आपने, इसके पीछे का सेंस है, इसके पीछे का लॉजिक है। क्यों भाई, देख किसका डिफरेंशिएशन जीरो होता था, डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता था, डिफरेंशिएशन किसका जीरो होता था। हमें याद है सर कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म हो और उसका डिफरेंशिएशन हम करने चले तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो होता था। इसका मतलब ये ना दोस्त कि ये कांस्टेंट वाला जो पार्ट है वो p होगा, तो p यहां पर एक कांस्टेंट है तभी उसका डिफरेंशिएशन जीरो है। अरे हाँ, p कांस्टेंट है यहां पर, तो अगर p कांस्टेंट है तो जब घटना बनी उससे पहले इनिशियल और घटना फाइनल हुई, घटना कंप्लीट हुई, तो ये p फाइनल ये मोमेंटम कंजर्व रहेगा किसका, उस सिस्टम का, किसका, उस आइसोलेटेड सिस्टम का। तो समझ ले दोस्त, आइसोलेटेड, अरे ठीक है सिस्टम में लिखो तुम्हारे सामने, तो आइसोलेटेड पता है, SYSTEM। तो उस सिस्टम के लिए जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। क्या दोस्त आप मेरी बात ये समझ पाए, बहुत प्यारी सी बात मैंने बताई है ये गन वाले एग्जाम्पल से। ठीक है, ये बॉम्ब टाइप के एग्जाम्पल, ये टाइप 1 टाइप के, मतलब ये गन और ये एक गन बुलेट टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत फेमस है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत फेमस है। बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप के क्वेश्चन भी यहीं आते हैं, बॉम्ब एक्सप्लोजन टाइप क्वेश्चन भी इसी के अंदर आते हैं। ये क्या बोलता है पता है, ये चीज बताता है कि अगर आप कोई ऐसे बुलेट फायर कर रहे हो तो पता है पीछे की डायरेक्शन में एक झटका लगता है। ऐसे कभी आपने ऐसा वीडियो देखा था, ऐसे पीछे की गन चलाई आपने, पीछे की डायरेक्शन में एक झटका लगता है, पीछे की डायरेक्शन में एक झटका लगता है। इसका मतलब देखना कि अगर इनिशियल, मैं इसको बोल दूं कि इनिशियल कंडीशन है, ये इनिशियल कंडीशन है और ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, ये फाइनल कंडीशन जब बुलेट चल गई, ठीक है। अभी समझ कि क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है, ना जी। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स एक्ट कर रहा है, नहीं सर। हम जब बुलेट चला रहे हैं ना, हम जब गन चालू कर रहे हैं, मतलब गन चला रहे हैं, तब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर एक्ट नहीं कर रहा है, तब कोई एक्सटर्नल फोर्स यहां पर एक्ट नहीं कर रहा है। हम जस्ट सट करके हमने कोई फोर्स यहां पर अप्लाई नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं है यहां पर। देख ये इंटरनल कुछ केमिकल लोचे की वजह से सट करके जा रही है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स यहां पर क्या हुआ दोस्त, जीरो ही है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, बहुत सही बात। नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है दोस्त तो इसका मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, तो PCLM हम अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कि इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम ठीक है जो भी होगा वो, और इस सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा। अरे हाँ सर, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये दोनों इक्वल होगा। हाँ जी, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, देख ये मास कितना है, बुलेट का मास मैं छोटा m ले रहा हूं, बुलेट का मास यहां पर छोटा m ले रहा हूं और गन का मास कैपिटल M ले रहा हूं। बुलेट का मास छोटा m और गन का मास मैं कैपिटल M ले रहा हूं जी, बढ़िया। तो देख बुलेट का मास प्लस गन का मास और वेलोसिटी दोनों की है कंबाइन में जीरो, मतलब इनिशियल मोमेंटम जीरो है, इनिशियल मोमेंटम जीरो है। तो फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करते हैं। देख जैसे ही हमने फायर किया, तो जैसे ही हमने फायर किया तो पता चला कि इस बुलेट के पास वेलोसिटी आई कुछ VB
और इस गन के पास जो पीछे की डायरेक्शन में वेलोसिटी आई उसको रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं, इसको रिकॉइल वेलोसिटी। तो गन के पास जो वेलोसिटी आई वो पीछे की डायरेक्शन में रिकॉइल। जी बढ़िया, तो ऐसा लिखा जा सकता है, देखना, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन और वेलोसिटी ऑफ गन। वेलोसिटी ऑफ गन मतलब रिकॉइल वाली वेलोसिटी, इसको रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। नेगेटिव इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में। अब हम पीसीएलएम अप्लाई कर सकते हैं, इसका मतलब कि पी इनिशियल उस सिस्टम के लिए इज इक्वल टू पी फाइनल। जी बहुत बढ़िया बात, इनिशियल में 0 है, फाइनल में क्या है, एम वी बी माइनस में कैपिटल एम वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल वाली, ये वेलोसिटी रिकॉइल वाली। इस तरफ भेजो रिकॉइल वेलोसिटी, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, डिनोमिनेटर में आ जाएगा मास ऑफ गन। एक फॉर्मूला मिल गया, इसको कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी का डेरिवेशन, इसको कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी का डेरिवेशन। एक बार अच्छे से देख लो, सुन लो, समझ लो, यहां पर एक बार अच्छे से देखो इस कहानी को, एक बार अच्छे से समझो इसको। ये एक तरह से डेरिवेशन है जो 2 मार्क्स में पूछा जाता है और सीबीएसई ने पूछा भी। सीबीएसई मतलब कि आप किसी भी बोर्ड से हो, लेकिन ये स्कूल एग्जामिनेशन में बहुत फेमस है, डेरिवेशन ऑफ रिकॉइल। अरे बगड़म बगड़म डगड़म बम, अगड़म बगड़म बगड़म बम, अरे आजा आजा आबरा का डाबरा, गिली गिली छू, डिंग 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 डिंग। ठीक है, यहां पर लिखना, अरे हट, डेरिवेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी। लो ये काम का क्वेश्चन हो गया, ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये आपके लिए एक आईएमपी कहानी है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, लो चू 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 टन 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 टन। ठीक है, एक क्वेश्चन मुझे बता दो, लो इसका आंसर बता दिया, एक मैं करवा दूं, एक आप कर लो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, उसके बाद हम छोड़ देंगे, आपको बख्श देंगे। बस एक क्वेश्चन कर लो, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, सही आंसर दिया तो छोड़ दूंगा। क्या है देख, कौन गया, पीसीएलएम पीसीएमबी, नंदिनी पीसीएलएम ना पीसीएमबी। अरे भाई देख, तो हमारे पास है मैन फायर्स अ बुलेट, जिस बुलेट का मास दे रखा है एमबी। ठीक है, कितना दे रखा है, 200 ग्राम, और स्पीड ऑफ 5 मीटर, मतलब ये कितनी स्पीड से जा रही है आगे की डायरेक्शन में, 5 मीटर पर सेकंड से आगे भाग रही है, ये वेलोसिटी ऑफ बुलेट हो गई। ठीक है, द गन इज 1 kg, मतलब गन का मास दे रखा है, मास ऑफ गन 1 kg हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसका मास हमें 200 ग्राम दे रखा है, मतलब 0.2 kg आप लिख सकते हो, ये 0.2 kg आप लिख सकते हो, 0.2 kg, ये ग्राम में दे रखा है ना, इस वजह से। ठीक है, बाय व्हाट वेलोसिटी ऑफ अ गन रिबाउंड्स बैकवर्ड। ठीक है, पीछे की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से भागेगा, तो सीधी सी बात है पीसीएलएम, अब भी जो हमने लिखा हो वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल, मतलब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट और मास ऑफ गन। अरे सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना था, कंसेप्ट वही का वही है, तो आप सिचुएशन में एप्लीकेबल कर सकते हो। ये 0.2, ये आया वेलोसिटी वाला 5, डिनोमिनेटर में 1 लिख दिया दोस्त। ठीक है सर, 200 ग्राम, ठीक है, 0.2 हो गया, ये 5 मीटर पर सेकेंड। जी बढ़िया, डिनोमिनेटर में 1 तो 1 ही आया, तो 0.2 × 5 1 हो जाएगा, ये नीचे वाला भी 1, तो ये 1 मीटर पर सेकेंड। राइट आंसर इज सी, बहुत छोटी सी बात आई, बहुत बढ़िया, वाह वाह। अमीषा जी ने तो गलत आंसर दिया है दोस्त। हाँ, अन्या जी ने सही, मोरियानी सिद्धि जी ने भी सही आंसर दिया है, अशावरी ने भी सही आंसर दिया है। बहुत बढ़िया। लो इसका एक का आंसर आप बता दो, इस क्वेश्चन का आंसर आप बता दो। टैंक की बात हो गई, सुनील भैया, आज हमने गन चलाना भी सीखा है, और आज हमने जय
भवानी आओ आओ गुरुजी आओ। भाई डरा दी यार, टैंक तो मैं लेके बैठा था यार। आओ भाई आओ, वेलकम वेलकम सानिध्य भाई, वेलकम वेलकम। इसका आंसर मैं बता दूं क्या? बताओ बताओ बताओ। इज प्रोजेक्टेड विद अ मसल वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर्स पर सेकंड ना? ओके हां मिलीसेकंड बोल रहे हैं। फ्रॉम अ टैंक ऑफ मास 1000 kg। अरे भाई व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ टैंक? हां हां वही वो चला है तो इधर पीछे। अरे वाह रोहित बा, सही सही सही, वही होता है वही। देखो ये देखो मैं अकाउंट वालों को भी आती है कुछ चीजें। 100 मीटर इसको ऐसा कर दिया, ये करके ऐसा सी ऑप्शन है। अरे ये सामने चैट में देख रहा है यार चोर। अरे सी आ रहा था, मैंने पहले ही देख लिया था। उसी गलत दे रहे थे। अरे अबे आता है लेकिन कुछ तो आ जाएगा। रुक अब बॉडी ऑफ मास पर रिकॉइल मेरे को तो ये आता है ये लगेगा इसमें। खत्म हो गया मेरे को ये आता था, ये खत्म हो गया। ये भी आता था भाई। देख सही लिख रहा हूं ना, S = UT। अरे ये तो मैंने भी पढ़ा था। आपने साइंस किया था क्या? अरे 9-10 तक तो पढ़ा है ना। हाँ ठीक है। पर मेरे भूल गया। और तीसरा भी होता है V² = A² + 2 नहीं ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़ हो गया। यहाँ पे यू था यू था और यहाँ पर ये था। भाई बहुत अच्छे। इसलिए मैंने थोड़ा मेरी फिजिक्स ही खराब थी इसलिए मैंने। तो रवि सर आपके पहले तो हम आपको रवि सर से मिलवा देते हैं। रवि सर भाई ये हीरा यार, तुम हीरे की कदर नहीं करते। मैं बता रहा हूँ तुम्हें, देख के मारूंगा कुछ। मेरी क्लास में आके मुझे बता रहे कि रवि सर है। भाई रवि सर बहुत अच्छा, रवि सर अच्छा इंसान है। ये नहीं बता रहा मैं आगे मेरे माँ बाप को बोलता मैं हूँ। हाँ तो आपका बेटा बहुत अच्छा है। तो हम आपको मिलवाना चाहते हैं रवि सर से। इनको तो आप जानते ही होगे, मेरे को भी जानते ही होगे। ये रवि सर है। चलो रवि सर जाने क्यों नहीं दे रहे हो आप इनको यार? अरे जाने ही दे रहा हूँ, बस एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन है वैसे, सच में आंसर क्या है इसका? सच में आंसर लिखना पड़ेगा। डी वाला आंसर सही जाएगा। डी है? तुमने गलत करवाया, मैं तो सही था। मैंने भी आते से सी देखा, मैंने से फैंटम बनूंगा मैं, पर तू पहले ही बन गया। सही है ये भी। लिख रहा है सेक्सी सनिध्य सर। क्या क्या अश्लीलता फैला रहे हो? ये लाइव क्लास में छेड़ते हो? हाँ? नहीं आती भाई, केस हो जाएगा तेरे पे। वो भी दो बड़े बड़े टीचर के सामने छेड़ते हो। छेड़ो मत भाई, छेड़ जाऊंगा गलती से। इंडस्ट्री के दो इतने बड़े टीचर्स के सामने आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? पकड़ो उसको। अरे यार चलो भाई, चलो रवि भाई मिलते हैं। ठीक है बाय सर, बाय 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 बाय। ठीक है भाई, मैं भी खत्म करता हूँ, इसको ज्यादा नहीं पढ़ाना, रो देंगे ये। ठीक है हाँ जी भाई। डी 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 सही आंसर है भाई, सही आंसर है इसका डी। आगे क्वेश्चन है? नहीं है, ठीक है खत्म। बस सही आंसर इसका डी है। तो बेटा देख, आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, देख मस्ती मस्ती में। ये बात हमने शुरुआत की थी कल के सेशन से, फिर थोड़ा बहुत पढ़ा। आज के सेशन की शुरुआत की हमने एक क्वेश्चन से जो जेईई एडवांस 2023 में पूछा गया था, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन की बात की। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस किए कि जो क्वेश्चंस किसके रिलेटेबल थे, इक्वेशन ऑफ मोशन और डिफरेंशिएशन के बेसिस पे क्वेश्चंस थे। एक दो क्वेश्चन अपने को मैंने होमवर्क में भी दिया है, वो खुद से कोशिश करना और मुझे आंसर बताना, ठीक है सर। आगे कहानी बढ़ाई, उसके बाद सर हमने इंपल्स के बारे में पढ़ा। आज के सेशन में हमने बड़ा पार्ट पढ़ा है, वो इंपल्स है। इसके बाद इंपल्स के 2-3 क्वेश्चन अच्छे किए। एक जेईई मेंस 2023 में पूछा गया क्वेश्चन किया, उसके बाद एनसीईआरटी का 18 नंबर वाला क्वेश्चन किया। वहां से हमने रिलेट किया है कि देख ये इक्वेशन बताती है कि देयर इज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन हैज अ अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कुछ बात पढ़ी, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पढ़े, और ये कहानी हमने पढ़ी पीसीएलएम की, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। तो बहुत छोटी छोटी बहुत हल्की बातें बताई है, लेकिन हमने साथ साथ बहुत अच्छे वाले क्वेश्चन भी किए हैं। तो भूलना मत, आज के सेशन को बहुत काम का है। अब आज के सेशन से ही कल की शुरुआत होगी, तो भूलना मत कल आना, और याद रखना कि एवरी एक्शन ऑफ योर एफर्ट्स विल श्योरली ब्रिंग और रिएक्शन, दैट रिएक्शन विल टेक यू टू योर डेस्टिनेशन। मतलब आपके छोटे छोटे जो भी एक्शन होंगी उसके बेसिस पे कुछ रिएक्शन होंगी, और ये रिएक्शन आपको दिखाई नहीं देती होगी कभी कभी, लेकिन वो आपको आपकी डेस्टिनेशन की ओर ले जाती है। ठीक है, तो यहां तक रखते हैं। कल हम मैकेनिक्स के बहुत सारे फोर्सेस को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। बाकी हम
हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, आज आपको मैंने एक टास्क दिया है बेटा, टास्क नहीं भूलना है आज का। हाँ, एक काम मैंने सौंपा है आपको कुछ लेटर लिखना है। किसको? भौतिकी को एक लेटर लिखना है अपने शब्दों में। देखता हूं आपकी शब्दावली कैसी है और आपकी सोच कैसी है। ठीक है, कहाँ कितनी हद तक समझ पा रहे हो। और एक होमवर्क में क्वेश्चन भी दिया है तो वो भी भूलना नहीं। और बाकी आप बताना कि आज का क्लास आपको कैसा लगा है। तो इसी के साथ आज के सेशन का अंत करते हैं, मिलेंगे कल, स्वाहा करते हैं आज का सेशन का। हाँ ठीक है, बाय 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 बाय। तो मिलेंगे अगली बार नई नई बातों के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।